जब पृथ्वी अपग्रेड होना शुरू होती है और सभी को शरण के लिए दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है, तब सिर्फ मैं ही अकेला पीछे छूट जाता हूँ। मेरे शरीर में एक खास ट्रेट होने की वजह से भगवान भी मेरी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाते। अभी कुछ ही देर पहले मैंने नोटिस किया कि स्कूल, सड़कें और मेरा घर सब पूरी तरह से खाली हैं, जैसे सब लोग एक ही पल में गायब हो गए हों। और समय ठीक 2:45 पर रुक गया है। जब मैं वहां उलझन में खड़ा था, तभी मेरे पीछे सफेद कपड़ों में एक एंजेल प्रकट होती है। वह मुझे सब कुछ समझाती है। पृथ्वी के एक्सपीरियंस पॉइंट्स मैक्स हो चुके हैं और इसे अगले स्टेज में इवॉल्व होने की जरूरत है। समय 10 साल के लिए फ्रीज रहेगा। तब तक पूरे वर्ल्ड में डिवाइन पावर भर जाएगी और इंसान एंजल्स जैसी हायर बीइंग्स की तरह स्टेटस विंडो का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे वे ब्रह्मांड और खुद के रहस्यों को देख पाएंगे। लेकिन पृथ्वी भी कैटाक्लिज्म एरा में अपग्रेड हो जाएगी। इंसानियत को खत्म होने से बचाने के लिए भगवानों ने सभी इंसानों को डिवाइन पावर सीखने, ट्रेनिंग करने और खुद को ढालने के लिए दूसरी दुनिया में भेज दिया है। लेकिन मेरी स्पेशल स्किल स्टील्थ की वजह से भगवान मुझ सेंस नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने मुझे यहीं छोड़ दिया। कंपनसेशन के तौर पर भगवानों की मैसेंजर रीटा इन 10 सालों तक मेरे साथ रहेगी। हालांकि पृथ्वी फिलहाल डिवाइन पावर से खाली फेज में है, इसलिए मैं डिवाइन पावर बिल्कुल भी नहीं सीख सकता। मैं बस अपने शरीर को लगातार ट्रेन कर सकता हूँ। इस दौरान रीटा मेरे सारे खाने पीने का ध्यान रखती है। मुझे बर्तन धोने तक की चिंता नहीं करनी पड़ती। देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं। मैं स्पीयर टेक्निक सीखना शुरू करता हूँ और रीटा साइड में रहकर मुझे गाइड करती है। देखते ही देखते मुझे मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते हुए 4 साल हो जाते हैं। आज रीटा अचानक मुझे स्पैरिंग करने का सुझाव देती है। मैं अपनी 9 साल की जमा की हुई ताकत के साथ उस पर हमला करता हूँ। वह बस कैजुअली अपना हाथ हिलाती है और मैं तुरंत गिर जाता हूँ। रीटा अब से मेरी स्पैरिंग पार्टनर बनने का ऑफर देती है। बेहद हिचकिचाहट के बावजूद मैं एक और पूरे साल उसकी खतरनाक ट्रेनिंग बर्दाश्त करता हूँ। आखिरकार मैं आज के दिन तक पहुंच जाता हूँ। 10 साल बाद मैं अच्छे से तैयार होता हूँ, एक नई शुरुआत का वेलकम करने के लिए। रीटा को प्यार से अलविदा कहने के बाद मैं घबरा कर ठीक उसी जगह खड़ा हो जाता हूँ जहां से सब गायब हुए थे। भले ही मुझे रीटा से अलग होने का दुख है, लेकिन कम से कम मैं आखिरकार अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट सकता हूँ। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी कोई वापस नहीं आता। रीटा अपने चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन लेकर मेरे पीछे आती है और कहती है कि शायद कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं गुस्से में भड़क जाता हूँ। मैं पहले ही 10 साल इंतजार कर चुका हूँ। क्या मुझे 10 साल और या 100 साल और इंतजार करना पड़ेगा? 10 साल बीते हैं, फिर 20, फिर 50 साल। फिर भी कोई वापस नहीं लौटता। मेरी फिजिक और स्पीयर स्किल्स परफेक्ट हो चुकी हैं, लेकिन मुझे अपने माता पिता के चेहरे मुश्किल से याद आते हैं। 50 साल की लगन ने मुझे सिर्फ मजबूत बनाया है, लेकिन मैं आखिर कब तक टिका रह सकता हूँ? क्या लोग कभी वापस आएंगे? मैं एक ही मार्शल आर्ट्स ड्रिल्स बार बार करके थक चुका हूँ। रीटा नहीं चाहती कि मैं हार मान लूं, क्योंकि कैटाक्लिज्म किसी भी पल आ सकता है। मैं उससे कहता हूँ कि अब से मैं पढ़ाई पर ध्यान देने का प्लान बना रहा हूँ। हमेशा एक ही काम करने से मैं और तेजी से टूट जाऊंगा। उस दिन से मैं पूरा दिन सिर्फ पढ़ता हूँ, नॉवेल्स से लेकर बिजनेस बुक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री और भी बहुत कुछ। जब मैं लाइब्रेरी की हर किताब खत्म कर लेता हूँ, तो मैं फॉरेन लैंग्वेजेस सीखना शुरू कर देता हूँ। आखिरकार इस बोरिंग लाइफ को काटने के लिए रीटा और मैं पूरी दुनिया घूमने निकल पड़ते हैं। हर देश घूमते हुए मैं रास्ते में इस प्लेनेट की हर किताब भी पढ़ लेता हूँ। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत चुका है, लेकिन मेरे पास थकने की शिकायत करने का टाइम नहीं है। कैटाक्लिज्म आने से पहले बहुत कुछ प्रिपेयर करना है। रीटा ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी मुझे पूरा भरोसा रहेगा कि इंसानियत वापस आएगी। वह चुपचाप प्रार्थना करती है, भगवान से भीख मांगती है कि मेरे टूटने की लिमिट तक पहुंचने से पहले सभी को वापस भेज दें। वह मुझे जिंदगी से हार मानते हुए नहीं देखना चाहती। हर किताब खत्म करने के बाद मैं कसाई का काम यानी बुचरी सीखना शुरू करता हूँ। जब मैं एक जंगली सुअर को प्रोसेस करने में बिजी होता हूँ, तो रीटा मुझे बताती है कि 274 साल बीत चुके हैं। एक एंजल के लिए भी ये बहुत लंबा समय है। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने लंबे समय तक फ्यूचर की तैयारी करता रहूंगा। लेकिन मैं ऐसा दिखाता हूँ जैसे मैंने उसकी बात सुनी ही ना हो और अपने काम में लगा रहता हूँ। 300वें साल तक मैं बुचरी में पूरी तरह मास्टर हो जाता हूँ। फिर मैं ब्लैक स्मिथिंग यानी हथियार बनाने की तरफ बढ़ता हूँ। हालांकि 5 साल बाद मैं सिर्फ एक अकेली तलवार बना पाता हूँ। रीटा हंसती है और कहती है कि ये शायद एक मूली भी नहीं काट पाएगी। भले ही वह मेरा मजाक उड़ाती है, लेकिन वह उस तलवार को एक याद के तौर पर अपने पास रखना चाहती है। अगले 50 सालों में मैं हर तरह के वेपन्स बनाता हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाता। एक परफेक्ट स्पीयर बनाने में मुझे एक पूरा शतक और लग जाता है। बुचरी और ब्लैक स्मिथिंग दोनों मास्टर करने के बाद मैं फिर से मार्शल आर्ट्स की पढ़ाई पर लौट आता हूँ। अब तक मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कौन सा साल या महीना चल रहा है। शुक्र है कि रीटा हमेशा मेरे साथ है। लेकिन जैसे जैसे इंसानियत वापस लौटने में नाकाम रहती है, रीटा को चिंता होने लगती है। क्या होगा अगर मैं निराशा में पूरी तरह टूट जाऊं?
काश वह मुझे ट्राई करने के लिए कुछ नया एक्सपीरियंस दे पाती। काफी देर सोचने के बाद रीटा को अचानक एहसास होता है कि एक ही चीज है जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की है, और वह है एक मर्द और औरत के बीच का रोमांस। जैसे ही यह सोच उसके दिमाग में आती है, उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है। उसे लगता है जैसे वह पूरी तरह से पागल हो गई है। एक एंजेल भला ऐसा बेतुका आइडिया कैसे सोच सकती है? लेकिन रीटा सोचती है कि अगर मैं तैयार हूं तो उसे भी कोई ऐतराज नहीं होगा। ठीक उसी समय मुझे कुछ अजीब नोटिस होता है और मैं जल्दी से रीटा को बुलाता हूँ। उसकी उलझन देकर मैं उसकी कमर पर लटकती उस तलवार की तरफ इशारा करता हूँ। ये वही तलवार थी जिसे उसने याद के तौर पर रखा था, लेकिन अचानक वह तलवार अपने आप उड़ने लगती है। रीटा पैनिक हो जाती है और उसके पीछे भागती है, लेकिन ठीक उसी पल मेरे कपड़े वापस वहीं बन जाते हैं जो मैंने शुरुआत में पहने थे। दिन का समय रुक जाता है और मेरे आसपास की हर चीज धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल हालत में वापस लौटने लगती है। रीटा भगवान से गिड़गिड़ाती है कि उसकी तलवार न छीने, लेकिन जब वह अपना सिर नीचे करती है तो उसे एहसास होता है कि कैटेक्लिज्म एरा आखिरकार आ चुका है। उसके नीचे मैं भी ऊपर की ओर तैरने लगता हूँ। रीटा मुझे अच्छे से बाएं कहना चाहती है, लेकिन वह भी भगवानों की ताकत का सामना नहीं कर सकी। इन 1000 सालों में हमने एक गहरा बॉन्ड बना लिया था। खींच कर दूर ले जाते वक्त रीटा के आखिरी शब्द एक शिकायत है। आखिर में हमें एक किस करने का मौका भी नहीं मिला। मैं बस उसे चुपचाप दूर और दूर जाते हुए देखता रह जाता हूँ। रीटा के चले जाने से मेरा दिल टूट जाता है। मुझे याद आता है कि उसने एक बार कहा था कि वह एक एंजेल है, एक हायर बीइंग। क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं भी एक हायर बीइंग बन जाऊं तो मैं रीटा से दोबारा मिल सकता हूं? दुनिया का रिसेट खत्म हो जाता है, लोग एक एक करके वापस लौटने लगते हैं। जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं तो सड़कें पहले से ही लोगों से भरी होती हैं। मेरे सामने एक स्टेटस विंडो दिखाई देती है। हर कोई पिछले 10 सालों के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा है। दूसरे शब्दों में उनके पास 10 सालों की डिवाइन पावर ट्रेनिंग थी, जबकि मैं पूरे 1000 साल पीछे हूँ। लेकिन अभी मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स को देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लगभग भूल चुका हूँ कि वे कैसे दिखते हैं। जब मैं घर पहुंचता हूँ तो अचानक एक जानी पहचानी आवाज आती है। जैसे ही मैं मम्मी को देखता हूँ, सारी पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। 1000 साल बाद भी हमारे बीच कोई दूरी नहीं है। यहाँ तक कि हमारा डिनर सीन भी बिल्कुल पहले जैसा ही लगता है। बस फर्क इतना है कि मम्मी और पापा की बातें पूरी तरह से दूसरी दुनिया में बिताए उनके टाइम के बारे में है। जब वे मेरे बारे में पूछते हैं तो मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं गोलमोल जवाब देकर बात टाल देता हूँ। उनके मुताबिक 10 साल की ट्रेनिंग के बावजूद बहुत कम लोग वास्तव में डिवाइन पावर में मास्टर हो पाए हैं। हम देर रात तक बातें करते हैं और मैं भारी मन से अपने कमरे में वापस चला जाता है। तभी मैं नोटिस करता हूँ कि जो स्पीयर मैंने एक सदी लगाकर बनाया था वह रिसेट के साथ गायब नहीं हुआ। इसका एक ही रीजन हो सकता है, और वह है रीटा। जो भी हो, ये एक अच्छी खबर है। जब मुझे मॉन्स्टर्स से लड़ना होगा तो मुझे नया वेपन नहीं खोजना पड़ेगा। जब मैं स्टेटस विंडो खोलता हूँ और देखता हूँ कि इस आयरन स्पीयर के 800 अटैक पॉइंट्स हैं, तो मुझे सच में समझ नहीं आता कि ये हाई है या लो। इसलिए मैं उन लोगों द्वारा शेयर की गई इन्फॉर्मेशन खोजने ऑनलाइन जाता हूँ जो दूसरी दुनिया से वापस आए हैं। सबसे पहले मैं लेवल्स की जानकारी चेक करता हूँ। लेवल 1 से 5 तक सिर्फ नॉर्मल इंसानी स्टैंडर्ड है। जाहिर है दूसरी दुनिया में सोल्जर्स को रिक्रूट करने का स्टैंडर्ड आमतौर पर लेवल 7 होता है। लेवल 10 से ऊपर आप सोर्ड्समैन या आर्चर जैसी क्लासेस अनलॉक कर सकते हैं। एक बार जब आप लेवल 50 पर पहुंच जाते हैं तो आपको सेकंड क्लास एडवांसमेंट का मौका मिलता है, जिसे एक असली एक्सपर्ट की निशानी माना जाता है। जब आप लेवल 100 पर पहुंचते हैं तो आप थर्ड क्लास एडवांसमेंट कर सकते हैं, और उस तीसरे एडवांसमेंट के बाद लेवल अप करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन लगभग किसी ने भी फोर्थ एडवांसमेंट वाले बीइंग को देखने का दावा नहीं किया है, लेकिन हर तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि केवल ड्रैगन्स जैसे हाई टियर मॉन्स्टर्स ही फोर्थ या फिफ्थ क्लास एडवांसमेंट तक पहुंच सकते हैं। अभी के लिए मैं इतनी ही जानकारी जुटा सकता हूँ। बाकी की चीजें मैं कल स्कूल में देखूंगा। भले ही दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है, लेकिन मेरी लाइफ किसी तरह वैसी ही लगती है। एक पल की खामोशी के बाद मैं धीरे से रीटा का नाम लेता हूँ। मैं सच में उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। ठीक अगले ही सेकंड अचानक एक आवाज आती है। अगर रीटा तुम्हें ये कहते हुए सुनती तो वो बहुत खुश होती। ठीक उसके बाद मेरे सामने एक छोटी एंजल दिखाई देती है। उसका नाम लिसा है। वह भगवान द्वारा भेजी गई एक एंजल है जो मुझे डिवाइन पावर का इस्तेमाल करना सिखाएगी ताकि मेरे छूटे हुए 10 सालों की भरपाई हो सके। बेशक रीटा के बिना इसमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। रीटा भगवान के सामने रोई थी और उन्हें बताया था कि मैं 1000 सालों से पृथ्वी पर अकेला था, और चीजों को फेयर रखने के लिए मैं अकेला ऐसा इंसान हूँ जो डिवाइन पावर का इस्तेमाल नहीं कर सका। रीटा की रिक्वेस्ट पर भगवानों ने लिसा को नीचे भेजा ताकि वो मुंह अकेले छूटे हुए इंसान की मदद कर सके और डिवाइन पावर में जल्दी आगे बढ़ा सके। रीटा के खुद ना आ पाने का रीजन ये है कि हायर अथॉरिटीज नहीं चाहती कि एंजल्स और इंसान ज्यादा करीब आए। कुछ देर मुझे ऑब्जर्व करने के बाद लिसा हैरान दिखती है। मैं रीटा की रिपोर्ट से काफी अलग लगता हूँ। इतने पावरफुल शरीर के साथ सच में किसी एंजल को भेजने की कोई जरूरत ही नहीं थी।
लो टियर मॉन्स्टर्स शायद मेरे एक पंच से भी नहीं बच पाएंगे। लिसा को अब एहसास होता है कि रीटा ने उसे बेवकूफ बनाया है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक एंजेल जिसे मासूम होना चाहिए वो ऐसी चालाकी करेगी। लेकिन चूंकि उसने ये टास्क पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए आने वाले दिनों में लिसा कहती है कि वह मुझे डिवाइन पावर के साथ कंफर्टेबल होने में मदद करेगी। वो एक हायर बीइंग एंजल है, इसलिए बस मेरे पास रहने से ही वह मेरे शरीर के अंदर की डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर सकती है और डिवाइन पावर की मेरी समझ और कंट्रोल को 10 गुना बढ़ा सकती है। बिना डिवाइन पावर वाले एरा के दौरान रीटा के साथ 1000 साल रहने पर भी इस तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता। अब जब कैटेक्लिज्म एरा शुरू हो चुका है, तो लिसा का एस्टिमेट है कि मुझे डिवाइन पावर में पूरी तरह मास्टर होने में लगभग 1 साल लगेगा, इसलिए अगले पूरे 1 साल तक वह मेरे सिर के ऊपर बैठी रहेगी। मेरी चिंता देखकर लिसा कहती है कि उसने एक स्पेल कास्ट किया है, लोअर बीइंग्स उसे नहीं देख सकते। अगले दिन मैं सुबह सुबह निकल जाता हूँ, लेकिन मेरी स्किल की वजह से अभी तक किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया है और चाहे मैं कुछ भी ट्राई करूँ ये स्किल ऑफ नहीं होगी। फिर भी लिसा कहती है कि मेरी स्किल असल में काफी ग्रेट है। उसकी राय में ये लोग जितनी भी स्किल्स दिखा रहे हैं वे सब मिलकर भी मेरी स्किल के सामने कुछ नहीं है और ये इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का एक परफेक्ट चांस है। इस दौरान मैं विक्टोरिया नाम की एक पावरफुल पर्सनालिटी के बारे में सुनता हूँ। वह हमारे स्कूल की एक फीमेल स्टूडेंट है जिसने दूसरी दुनिया में बहुत ही शानदार परफॉर्म किया था। मुझे यह भी पता चलता है कि लेवल रिस्ट्रिक्शन वाले डंजन्स दिखाई देने लगेंगे। मैं लिसा से इसके बारे में पूछता हूँ और उसकी एक्सप्लेनेशन से मुझे पता चलता है कि डंजन्स असल में खुद भगवानों द्वारा बिछाए गए ट्रैप्स हैं। उनमें हर तरह के मॉन्स्टर्स होते हैं। भगवान मॉन्स्टर्स को ललचाने के लिए अंदर बाइट रखते हैं और एक बार जब डंजन मॉन्स्टर्स से भर जाता है तो एग्जिट सील हो जाते हैं और वे अंदर फंस जाते हैं। लेकिन इंसान और मॉन्स्टर्स अलग हैं। जब तक कोई इंसान रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है वो फ्री होकर अंदर आ और जा सकता है। इस तरह भगवान इंसानियत के लिए रिलेटिवली सेफ हंटिंग ग्राउंड्स बनाते हैं। हालांकि डंजन्स एक सर्टेन टाइम के बाद अपने आप गायब हो जाते हैं, इसलिए अंदर के सभी मॉन्स्टर्स को उससे पहले ही खत्म करना पड़ता है। लेकिन कुछ मॉन्स्टर्स बहुत ही पावरफुल होते हैं, कुछ ट्रैप्स को तबाह कर सकते हैं और कुछ तो छुपाने के लिए फेक डंजन्स भी बना सकते हैं। लिसा मुझे चेतावनी देती है कि मैं कभी भी अपना गार्ड डाउन न करूं। अर्ली कैटेक्लिज्म मॉन्स्टर्स रिलेटिवली वीक होते हैं, इसलिए वह सुझाव देती है कि मैं इस टाइम का फायदा उठाकर मॉन्स्टर्स का शिकार करूं और लेवल अप करूं। आखिरकार अपने इस मॉन्स्टर शरीर के साथ मैं लेवल 25 के आसपास के लो टियर मॉन्स्टर्स को आसानी से हरा सकता हूं। ठीक उसी समय लिसा को कुछ सेंस होता है। वो मुझे बताती है कि एक असली बैटल शुरू होने वाली है। जैसे ही उसके शब्द खत्म होते हैं, क्लासरूम के बाहर भगदड़ मच जाती है। कीड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड हमला कर रहा है। वे सिर्फ साइज में बड़े नहीं हैं, बल्कि उनके एक्सोस्केलेटन और बॉडी स्ट्रक्चर पूरी तरह से अलग हैं। डिफेंडर्स की कई वेव्स पहले ही गिर चुकी हैं। हर स्टूडेंट अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, क्योंकि जब उन्हें वापस भेजा गया तो उनके सारे स्टैट्स रिसेट हो गए थे। हर कोई वापस लेवल 1 पर आ गया है। इस बीच मैं एक लकड़ी की स्टिक को आधा तोड़ता हूँ और फिर उसे तेजी से अनगिनत बार घुमाता हूँ। जब तक मैं रुका हूँ, एक सिंपल वेपन तैयार हो चुका होता है। कुछ और वेपन्स क्राफ्ट करने के बाद मैं बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता हूँ। भले ही मेरे पास स्टील्थ है, लेकिन फाइट के दौरान मुझे नोटिस कर लिया जाएगा। इसलिए मैं लिसा से पूछता हूँ कि क्या मेरी आइडेंटिटी छुपाने का कोई तरीका है। वह मुझे पहनने के लिए एक मास्क देती है। मैं 18वीं मंजिल से छलांग लगाता हूँ और एक ही किक से एक जाइंट मेंटिस को ढेर कर देता हूँ। सिस्टम मुझे नोटिफिकेशन देता है, लेवल 13 के जाइंट मेंटिस को मार दिया, 800 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, लेवल 3 पर पहुंचे और सारे स्टैट्स बढ़ गए। अपने शरीर में आए बदलावों को महसूस करते हुए मुझे एहसास होता है कि लेवल अप करना कैसा लगता है। भले ही मेरा माना सिर्फ थोड़ा सा बढ़ा है, फिर भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक उसी पल मेरे पीछे कुछ और जाइंट इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं। मैं धीरे से लकड़ी के स्पीयर पर अपनी ग्रिप मजबूत करता हूँ और अगले ही सेकंड मैं उसे पूरी ताकत के साथ फेंक कर मारता हूँ। एक विशाल चींटी मॉन्स्टर मेरी बेतहाशा ताकत से एक ही पल में चकनाचूर हो जाता है। मैं दूसरा वेपन निकालता हूँ और एक और चींटी के 2 टुकड़े कर देता हूँ। अचानक कई विशाल मच्छर दिखाई देते हैं। मैं पहले एक को खत्म करता हूँ, लेकिन दूसरा चुपके से मेरे पीछे से हमला करता है और मुझे जोर से जमीन पर पटक देता है। लेकिन मेरा शरीर, जो 1000 सालों में तपकर बना है, उसके कमजोर डंक से घायल होने वाला नहीं है। मेरा शरीर इंसानी लिमिट्स को बहुत पहले ही पार कर चुका है। आखिरी मच्छर का काम तमाम करने के बाद मेरे ऊपर एक और मेंटिस दिखाई देता है। वह अपने धारदार पंजों से मुझ पर वार करता है, लेकिन मैं आसानी से चकमा दे देता हूँ। तभी लिसा मुझे अर्जेंटली वार्न करती है। मॉन्स्टर्स की एक बहुत बड़ी वेव हमारी तरफ बढ़ रही है। मैं पूरी तरह से घिर चुका हूँ, लेकिन मुझे कोई डर महसूस नहीं होता। मैं अपना वेपन पकड़ता हूँ और पागलों की तरह मॉन्स्टर्स का शिकार करना शुरू कर देता हूँ। अब तक मेरा लेवल 6 हो चुका है। अचानक मुझे बादलों के गर्जन की आवाज सुनाई देती है। आसमान से बिजली की एक कड़कती लकीर नीचे गिरती है, जो एक ही झटके में मॉन्स्टर्स को राख में बदल देती है। मेरे सामने एक लड़की खड़ी है जिसने भी मास्क पहना हुआ है। उसकी हथेलियों के बीच अभी भी बिजली शांति से बह रही है। मैं सोच ही रहा होता हूँ कि क्या ये मैजिक है, तभी लिसा मुझे होश में लाती है और मॉन्स्टर्स को मारने पर फोकस करने के लिए कहती है। मेरे बगल में वह लड़की अपनी बिजली को कंट्रोल करते हुए बाकी बचे मॉन्स्टर्स का धीरे धीरे सफाया कर रही है। इस तरह लगातार बिजली का इस्तेमाल कर पाने के लिए उसकी डिवाइन पावर का रिजर्व बहुत बड़ा होना चाहिए। मुझे लगता है कि वो भी शायद लेवल अप कर रही है, क्योंकि हर लेवल अप के साथ स्टैमिना रिस्टोर हो जाता है। डिवाइन पावर भी शायद इसी तरह काम करती है। जो भी हो, ये मॉन्स्टर्स का आखिरी ग्रुप था। इसे मारने के बाद मैं लेवल 7 पर पहुंच जाता हूँ।
जब तक मिलिट्री बैकअप के लिए पहुंचती है तब तक उस जगह पर सिर्फ लाशों का ढेर बचा होता है और ठीक उनके सामने एक आदमी पीछे से एक मॉन्स्टर की खाल निकाल रहा होता है। लिसा मुझे बताती है कि चूंकि मैंने बुछरी सीखी है इसलिए मैं मॉन्स्टर की लाशों से मोनोसॉन्स निकाल सका हूं। वो मुझे बताएगी कि मॉन्स्टर के शरीर में मोन्स आमतौर पर कहाँ होते हैं। जब बहुत से लोग मेरी ताकत देखकर हैरान खड़े थे तब तक मैं एक मोन बाहर निकाल चुका होता हूँ। लेकिन जब मैं ऊपर देखा हूं तो मुझे एहसास होता है कि मेरे चारों तरफ बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई है जो तस्वीरें ले रही है। उसी पल वह बिजली वाली लड़की आगे आती है। वह चाहती है कि मैं उसके मॉन्स्टर्स को प्रोसेस करने में उसकी मदद करूं। विक्टोरिया के साथ ये मेरी पहली मुलाकात है, मैं मना नहीं करता। इसके बजाय मैं पूछता हूं कि इसमें मेरा हिस्सा क्या होगा। वह तुरंत जवाब देती है, जब तक मैं लाशों को प्रोसेस करता हूं हर चीज का 40% मेरा होगा। ये सुनकर मैं खुशी खुशी मान जाता हूं। आसपास के लोगों से मुझे आखिरकार पता चलता है कि इस लड़की का नाम विक्टोरिया है। उसकी ताकत सच में अफवाहों से पूरी तरह मैच करती है। देखते ही देखते डिसेक्शन पूरा हो जाता है। विक्टोरिया को उसकी मर्जी के मुताबिक माना स्टोन और ढेर सारा मटेरियल मिल जाता है। मैं अपना हिस्सा कंधे पर टांगता हूँ और वहां से खिसकने की तैयारी करता हूँ, जबकि बाकी सब अभी भी विक्टोरिया की ताकत के जादू में खोए हुए हैं। लेकिन लिसा मुझे बताती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़ाई के बाद जैसे ही मेरी स्टील्थ एक्टिवेट होती है सबको अचानक एहसास होता है कि मैं गायब हो चुका हूँ। वे सब मान लेते हैं कि मैं बहुत तेज स्पीड से निकल गया, जबकि असल में मैं ठीक उनके पीछे खड़ा हूँ। भले ही मैं यही चाहता था, फिर भी ये थोड़ा चुभता जरूर है। घर वापस आकर मैं इकट्ठे किए गए मटेरियल्स का इस्तेमाल करके कुछ डिफेंसिव गियर बनाने का प्लान बनाता हूँ। पूरे आर्मर के लिए तो मटेरियल काफी नहीं है, लेकिन कम से कम मैं रिस्ट और नी गार्ड्स बना सकता हूँ। हालांकि लिसा मुझे याद दिलाती है कि मॉन्स्टर मटेरियल से इक्विपमेंट बनाना कॉम्प्लिकेटेड काम है, इसलिए मुझे सेफ रहने के लिए बाद में किसी प्रोफेशनल क्राफ्ट्समैन को खोजना चाहिए। मैं इस बात को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि इस वक्त पृथ्वी पर सबसे अच्छा क्राफ्ट्समैन शायद मैं ही हूँ। ये सब देखकर लिसा फिर से चुप हो जाती है। क्या ये सच में वही बेकार इंसान है जिसका जिक्र रीटा ने किया था? वे सच में अभी वापस उड़कर जाना चाहती है और रीटा की पोल खोलना चाहती है, लेकिन सिचुएशन जो है सो है। इसलिए लिसा पूछती है कि क्या मैं डिवाइन क्राफ्ट के बारे में सीखना चाहता हूँ। इसका मतलब माना स्टोन जैसे डिवाइन क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करके इक्विपमेंट को स्पेशल पावर्स देना है। ये बेसिक रूप से पृथ्वी की ब्लैकस्मिथिंग जैसा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड। ये सुनकर कि ज्यादा मजबूत गियर बनाने की कोई टेक्निक है, मैं एक्साइटमेंट में लिसा को पकड़ लेता हूँ और उससे सिखाने की मिन्नतें करता हूँ। मेरी इस अचानक हरकत से लिसा चौंक जाती है। मुझे पीछे धकेलने के बाद वह कहती है कि वह मुझे सिखाएगी। फिर लिसा समझाती है कि शुरू करने से पहले मुझे जरूरी मटेरियल्स और माना स्टोन या माना स्टोन जैसी प्रॉपर्टीज वाले डिवाइन क्रिस्टल्स तैयार करने होंगे। ये देखकर कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि डिवाइन क्रिस्टल्स क्या होते हैं, वो मुझे ड्रैगन शार्ड का एग्जाम्पल देती है, जो एक ऐसा मटेरियल है जिसमें भारी मात्रा में डिवाइन पावर भरी होती है। एक बार बेस इक्विपमेंट बन जाने के बाद आप माना स्टोन को पीसकर पाउडर बनाते हैं और उसकी सरफेस पर लेप लगा देते हैं। ये बेसिक डिवाइन इक्विपमेंट का सबसे सिंपल रूप है, लेकिन स्पेशल एबिलिटीज देने वाला डिवाइन क्राफ्ट अलग है। लिसा को लगता है कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभी डिवाइन पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता। मैं फिर भी ट्राई करना चाहता हूँ। ये देखकर लिसा एक नया मेथड बताती है। मैं डिवाइन पावर की जगह बड़ी मात्रा में माना स्टोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। डिवाइन पावर या माना स्टोन का इस्तेमाल करके मैं वेपन्स को फायर या आइस जैसी स्पेशल पावर्स दे सकता हूँ। मैं वेपन्स को ऐसा भी बना सकता हूँ कि वे हमलों को ब्लॉक करते समय स्टैमिना रिस्टोर करें। वेपन को किस तरह की एबिलिटी मिलेगी ये पूरी तरह से क्राफ्ट्समैन की मर्जी पर डिपेंड करता है। बेसिकली एबिलिटीज देने के लिए बेहद मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। मैं गियर बनाना शुरू करता हूँ। बहुत जल्द रिस्ट और नी गार्ड्स की एक जोड़ी तैयार हो जाती है। उन पर माना स्टोन का पाउडर छिड़कने के बाद स्टेटस विंडो मुझे नोटिफाई करती है कि मैंने डिवाइन क्राफ्ट सीख लिया है, लेकिन क्राफ्टिंग अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी थोड़ा माना स्टोन बचा हुआ है और मैं इसके अंदर की डिवाइन पावर का इस्तेमाल करने का प्लान बनाता हूँ। मुझे आंखें बंद करके फोकस करते देखकर लिसा सच में हैरान दिखती है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी जल्दी एबिलिटी देने की कोशिश करूंगा। मेरे दिमाग में मैं इमेजिन करता हूँ कि गियर में मेंटिस के पंजे जैसी धार हो। जैसे ही ये कामयाब होने वाला होता है, माना स्टोन कम पड़ने की वजह से ये कोशिश फेल होने लगती है। ये देखकर लिसा को थोड़ा अफसोस होता है। एक ही पल में वह मेरे लिए डिवाइन पावर सप्लाई करने के लिए आगे आती है। अगले ही सेकंड एनर्जी का एक बहुत बड़ा बहाव मेरे हाथों में मौजूद रिस्ट गार्ड्स में जमा हो जाता है। लिसा को लगता है कि ये फेल हो गया है, लेकिन मेरे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि मेरा डिवाइन क्राफ्ट का लेवल बढ़ चुका है। इसका मतलब है कि इन रिस्ट गार्ड्स में अब एक स्पेशल एबिलिटी है। मैं अपना हाथ उठाता हूँ और इसे हल्का सा घुमाता हूँ। पास में मौजूद लोहे की जंजीर एक ही पल में साफ कट जाती है। एबिलिटी बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने इमेजिन की थी। भले ही लिसा ने मदद की, लेकिन मेरी पहली ही कोशिश में कामयाबी मिलने पर मुझे उसकी तारीफ मिलती है। लेकिन चूंकि मैंने अभी अभी पार्क में स्विंग सेट को तबाह कर दिया है, इसलिए मैं जल्दी से उस जगह से भाग खड़ा होता हूँ। लिसा हैरान रह जाती है, क्योंकि वह इसे मैजिक से आसानी से ठीक कर सकती थी।
अगले दिन मैं मम्मी को ये समझाने में काफी समय बिताता हूँ कि मैं बस टहलने बाहर जा रहा हूँ। आखिरकार मैं बाहर निकलने में कामयाब हो जाता हूँ। सड़क पर आगे बढ़ते हुए मैं लिसा को बताता हूँ कि मैं सच में विक्टोरिया से दोबारा मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसकी डिवाइन पावर के कंट्रोल से काफी अट्रैक्ट हुआ हूँ। विक्टोरिया की एबिलिटीज दूसरी दुनिया में गए बाकी लोगों की तुलना में बहुत आगे लगती हैं, लेकिन लिसा मुझे बताती है कि ये कोई बहुत खास बात नहीं है। आखिरकार विक्टोरिया के पास 10 सालों का एक्सपीरियंस है। लिसा की नज़र में जो सच में खास है वो है बिना किसी डिवाइन पावर के मेरा मॉन्स्टर की खाल को प्रोसेस कर पाना। लिसा भी हैरान हुए बिना नहीं रह पाती। जैसे ही वह बोलना खत्म करती है, लिसा अचानक रुक जाती है, उसे पीछे देखते हुए। मैं पूछता हूँ कि क्या हुआ। लिसा कहती है कि वो मॉन्स्टर्स के एक पैक को करीब आते हुए सेंस कर सकती है, जिसे एक लेवल 35 का फ्रॉस्ट वुल्फ लीड कर रहा है। जैसे ही वह ये कहती है, मैं चौंक जाता हूं, क्योंकि लिसा ने पहले कहा था कि कैटेक्लिज्म की शुरुआत में कोई हाई टियर मॉन्स्टर्स नहीं होने चाहिए। कोई और रास्ता न देकर लिसा समझाती है कि उसे कल से ही कुछ अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि कैटेक्लिज्म के सिर्फ दूसरे ही दिन जिन मॉन्स्टर्स को हम मार रहे थे वे पहले से ही लेवल 10 से ऊपर के थे। पृथ्वी के साथ कुछ गड़बड़ है। लिसा को एहसास होता है कि आगे बढ़ने के लिए उसे मेरी मदद की जरूरत पड़ने वाली है। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछ पाता, वह मुझे तुरंत आगे बढ़ने के लिए कहती है। वहां के हालात वाकई काफी गंभीर लग रहे हैं। रास्ते में लिसा समझाती है कि मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो गए। कैटेक्लिज्म आने से पहले भगवानों ने इंसानियत को तो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था, लेकिन वे जानवरों को पृथ्वी पर ही छोड़ गए, क्योंकि उनका मानना था कि जानवरों को 10 साल के लिए पृथ्वी पर छोड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन किसी अननोन एरर की वजह से पृथ्वी की टाइमलाइन बुरी तरह बिगड़ गई। आखिरकार दूसरी दुनिया में तो 10 साल ही बीते, लेकिन पृथ्वी पर 1000 साल गुजर गए। उन 1000 सालों के दौरान चूंकि मेरा पूरा ध्यान अपने कामों पर था और मेरे साथ रीटा थी, इसलिए मैंने समय के बीतने पर ध्यान देना पूरी तरह बंद कर दिया था। भले ही समय को रिसेट कर दिया गया है, लेकिन जो जानवर सिर्फ 10 साल जीने वाले थे वे किसी तरह 1000 साल तक जिंदा रह गए। इसका रिजल्ट अब सबके सामने है। पृथ्वी के जानवर बेहद ताकतवर और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं। जब तक लिसा मुझे उस जगह पर ले जाती है, पूरा इलाका खून से लथपथ हो चुका होता है। लिसा कहती है कि उसने कल ही इसकी रिपोर्ट भेज दी थी, लेकिन इसके फिक्स होने से पहले वह चाहती है कि मैं इन मॉन्स्टर्स को खत्म करने का मिशन हाथ में लूं। इसके बाद एक प्रॉपर रिवॉर्ड भी मिलेगा। लेकिन खूंखार भेड़ियों के इस पैक को देखकर मुझे पता है कि यह मिशन आसान नहीं होने वाला। किस्मत से ये पैक बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। मेरे पीछे हटने की कोई वजह नहीं है। मैं अपना आयरन स्पीयर पकड़ता हूँ, हवा में छलांग लगाता हूँ और सीधे नीचे भेड़ियों के बीच कूद पड़ता है। यहाँ तक कि सबसे मजबूत फ्रॉस्ट वुल्फ भी एक ही बार में वहीं ढेर हो जाता है। कल के लेवल अप्स की बदौलत मेरी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ लगभग 70 मॉन्स्टर्स हैं। लीडर मारा जा चुका है, लेकिन पैक हार मानने को तैयार नहीं है। फिर भी छोटे भेड़िए मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाते। जैसे जैसे मैं उनका शिकार करता जाता हूँ, मेरे पीछे से मदद के लिए चीखें सुनाई देती हैं। कुछ लोग जो सही समय पर वहां से निकल नहीं पाए थे, वे अब भेड़ियों से घिर चुके हैं। दूसरी दुनिया के सेफ हंटिंग ग्राउंड्स के उलट अपने लेवल्स रिसेट होने की वजह से वे इन जंगली जानवरों का मुकाबला करने के लिए एक भी स्पेल नहीं चला पा रहे हैं। इस क्रिटिकल मोमेंट पर मैं अपने स्पीयर के साथ हमला करता हूँ। बस एक ही थ्रस्ट से 2 भूखे भेड़िए मारे जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस लेवल 9 पर आकर रुक जाता है, क्योंकि बिना किसी क्लास के मैं लेवल 10 को ब्रेक थ्रू नहीं कर सका। शुक्र है कि एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस स्टोर हो जाता है। जब मैं उन्हें बचा लेता हूँ तो लोग मुझे पहचान जाते हैं। मैं कल एस यूनिवर्सिटी वाला वही मास्क वाला आदमी हूँ, लेकिन जो निकनेम उन्होंने मुझे दिया है वह वाकई बहुत बेकार है। वे मुझे एस यूनिवर्सिटी का बोल्ट कहते हैं, एक ऐसा पावर हाउस जो अपनी स्पीड के लिए फेमस है। ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगता है। लिसा साइड से अपनी चुटकी लेकर इस अजीबपन को और बढ़ा देती है। भेड़ियों का सफाया करने के बीच में एक चीज मुझे हैरान कर देती है। ग्रे वुल्व्स में से एक असल में एक आदमी को हॉस्टेज बना लेता है। ये देखकर कि वो कितना चालाक लग रहा है, लिसा अंदाजा लगाती है कि शायद ये पहली बार नहीं है जब उसने ऐसा किया हो। लेकिन एब्सोल्यूट पावर के आगे ऐसी घटिया ट्रिक्स किसी काम की नहीं होती। पलक झपकते ही मेरा स्पीयर सीधे उस ग्रे वुल्फ के पार निकल जाता है। ये देखकर कि मेरा वेपन छूट चुका है, भेड़ियों का पैक ऑल आउट अटैक करने की तैयारी करता है। लेकिन रीटा की ट्रेनिंग की बदौलत मेरा हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी उतना ही खतरनाक है। मेरे लोहे जैसे घूंसों के आगे भेड़िए एक के बाद एक तेजी से ढेर होने लगते हैं। देखते ही देखते मैं 70 से ज्यादा जंगली भेड़ियों को खत्म कर देता हूँ। लेकिन जब मैं उन्हें प्रोसेस करने की तैयारी करता हूँ तो स्पीयर पकड़ने में बहुत अटपटा लगता है कि मुझे बाद में एक प्रॉपर बुचरिंग नाइफ बनाना पड़ेगा। इस बार बहुत ज्यादा लाशें हैं, मैं अकेले इन सबको संभाल नहीं सकता। इसलिए मैं वहां पहुंची मिलिट्री के साथ एक डील करता हूं और माना स्टोन्स के अलावा बाकी का कुछ मटेरियल उन्हें बेच देता हूं। इस तरह ये हंट खत्म होता है। कुछ ही देर बाद मिलिट्री मटेरियल्स का पेमेंट लेकर आती है। वे बेहद जनरस हैं। लिसा सुझाव देती है कि मुझे आगे चलकर मिलिट्री के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाकर रखने चाहिए। लड़ाई के थोड़ी देर बाद स्टील फिर से एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही मैं कंफर्म कर लेता हूं कि मुझे कोई नहीं देख सकता, मैं धीरे धीरे घर की तरफ पैदल चलने लगा हूं। मुझे अपनी तैयारियां जारी रखनी होंगी। मुझे पूरा यकीन है कि आगे आने वाले मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा मजबूत होंगे।
जैसे ही मैं घर के पास पहुंचता हूं, लिसा मुझे स्टेटस विंडो खोलने के लिए गाइड करती है। अब अपनी क्लास चुनने का टाइम आ गया है। इस वक्त बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं असैसिन को तुरंत रिजेक्ट कर देता हूं। सिर्फ स्टील ही काफी है। और इस बार लिसा मुझे बताती है कि एक बार जब मैं डिवाइन पावर को कंट्रोल करना सीख जाऊंगा तो स्टील्थ एक एक्टिव स्किल बन सकती है। चुनने के लिए कुल 23 क्लासेस हैं। मैं अपना मन नहीं बना पा रहा हूं, इसीलिए मैं लिसा से पूछता हूं कि क्या उसके पास कोई रिकमेंडेशन है। ये नंबर देखकर एंजल हैरान रह जाती है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस सो कॉल्ड आकाशिक रिकॉर्ड पर मेरी पहली ही नजर में मेरे पास पहले से ही 23 क्लासेस अवेलेबल होंगी। अगर मैं थोड़ा और इंतजार करूं तो ये गिनती 40 तक भी पहुंच सकती है। कुछ मिनट सोचने के बाद लिसा मुझे 2 ऑप्शंस देती है। एक है लांसर और दूसरा है मार्शल आर्टिस्ट। आखिरकार स्पीयर टेक्निक्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैट ही वे चीजें हैं जिनकी मैंने हमेशा ट्रेनिंग ली है। भले ही उस समय मेरी बुरी तरह पिटाई होती थी, लेकिन लिसा को लगता है कि मैं बेहद लकी हूं। सीधे एक एंजल से कॉम्बैट सीखना ऐसा मौका नहीं है जो बहुत से लोगों को मिलता है। वह मुझसे ये भी कहती है कि ज्यादा मत सोचो, एक बार जब मेरा लेवल हाई हो जाएगा तो मुझे सब क्लासेस चुनने का सेकंड और थर्ड चांस भी मिलेगा। आखिरकार मैं अपना मन बना लेता हूं और लांसर चुनता हूं। इस क्लास के साथ जाने का एक रीजन यह भी है कि मैं वेपन का इस्तेमाल जारी रखना चाहता हूं। जो भी हो, एक लांसर की डिस्ट्रक्टिव पावर यकीनन एक मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही मैं कंफर्म दबाता हूं, विंडो पर कुछ अजीब होता है। मैं जल्दी से लिसा को बताता हूं कि एक नया ऑप्शन दिखाई दिया है। ये ब्लड लांसर नाम की एक क्लास है। ये सुनकर लिसा तुरंत दंग रह जाती है। जिस भी नाम के आगे कोई मॉडिफायर लगा होता है वो एक यूनिक क्लास होती है। ये हर चुने हुए इंडिविजुअल के लिए कस्टम टेलर की गई क्लास होती है, जिसकी ताकत ओरिजिनल क्लास से कहीं ज्यादा होती है। लिसा जोर देकर कहती है कि मुझे हर हाल में ब्लड लांसर ही चुनना चाहिए। यूनिक क्लासेस को लेवल अप करने के लिए ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही मैं कंफर्म दबाता हूं, मेरा स्टोर किया हुआ एक्सपीरियंस मुझे सीधे लेवल 18 पर पहुंचा देता है। लेकिन लगभग तुरंत ही मुझे एहसास होता है कि भले ही मैंने ब्लड लांसर सेलेक्ट किया था, लेकिन ये ब्लर लांसर में बदल गया। इसका इफेक्ट ये है कि स्टील्थ में रहते हुए अटैक पावर 10% बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि मेरे पास कॉस्मिक लांसर का टाइटल होने की वजह से असाइनमेंट प्रोसेस के दौरान क्लास बदल गई। यह देखकर कि मुझे बैडास ब्लड लांसर नहीं मिला, मुझे तुरंत पछतावा होने लगता है। लेकिन अब फिर से रीसेलेक्ट करने का कोई रास्ता नहीं है। फिर क्लास कंफर्म करने के बाद मेरे पूरे शरीर में पावर की एक लहर दौड़ जाती है। मेरी फिजिक और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। लिसा के अंदाजे के मुताबिक मेरी करंट ग्रोथ रेट को देखते हुए शायद मैं सेकंड क्लास एडवांसमेंट पर भी डिवाइन पावर हासिल करने में नाकाम रहूं। और इस बार मेरे क्लास चेंज के साथ मुझे कोई नया एक्टिव स्किल भी नहीं मिला। खुशकिस्मती से लिसा की बातों ने मुझे सुकून दिया। वो कहती है, अगर तुम्हें सेकंड क्लास एडवांसमेंट पर भी कोई स्किल नहीं मिलता है तो विंडो इसे ट्रैक करती रहेगी। तीसरी क्लास एडवांसमेंट तक मुझे पावरफुल स्किल्स मिलना तय है। सब कुछ समझने के बाद लिसा मुझे आगे बढ़ने के लिए कहती है। वो मुझे बाहर ले जाकर मॉन्स्टर्स का खात्मा जारी रखना चाहती है। मेरे अलावा और भी एजेंट्स हैं जिन्होंने इस मिशन को लिया है, इसलिए मुझे सिर्फ अपने एरिया को संभालना है। मैं लिसा से पूछता हूँ, और सच में विक्टोरिया भी मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए तैनात की गई एजेंट्स में से एक है। ये वह मिशन है जो हमें हेवंस ने दिया है। अगर मैं दूसरों से ज्यादा अचीवमेंट्स हासिल करता हूं तो रिवॉर्ड्स भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे। हम जल्दी ही डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। हमारे सामने एक विशाल ब्राउन बेयर खड़ा है। इसकी भयानक ताकत को देखकर ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी जान बचाकर भाग सकते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं उत्साह से अपना आयरन स्पीयर उठाता हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं हमला कर सकूं, अचानक एक बड़ा धमाका और झटका पूरे इलाके में महसूस होता है। मुझे लगा कि मिलिट्री ने रॉकेट्स दागे हैं, लेकिन लिसा धीरे से आगे इशारा करती है। वह सारा झटका देने वाला खुद वह ब्राउन बेयर है। वह मिलिट्री से लड़ रहा है। इन हमलों को ब्राउन बेयर एक हल्की खुजली की तरह ले रहा है। पहले की खबरों में बताया गया था कि गवर्नमेंट ने शहर की सुरक्षा के लिए कई एबिलिटी यूजर्स को बुलाया था, लेकिन उनमें से कोई भी अभी तक नहीं आया है। ये देखकर कि सोल्जर्स ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, मैं अपना मास्क पहन लेता हूँ। मुझे अभी भी चुपचाप खड़े देकर लिसा मुझे आगे बढ़ने के लिए कहती है, लेकिन मैं सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। जब स्टेल्थ एक्टिवेट होता है तो मेरा अटैक 10% बढ़ जाता है, और स्पीयर टेक्निक्स का इस्तेमाल करने से मुझे 10% का एक्स्ट्रा अटैक बोनस मिलता है। इन दोनों बफ्स के साथ जाहिर है मुझे उनके पूरी तरह से स्टैक होने का इंतजार करना होगा। फिर जब मॉन्स्टर का ध्यान न हो तब उस पर फेटल ब्लो मारना होगा। जब तक ब्राउन बेयर मुझे देखता है तब तक डॉज करने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। एक ही पल में मैं सीधे उसके सिर में स्पीयर घोंप देता हूँ। ये जबरदस्त ताकत सीधे ब्राउन बेयर की चमड़ी को चीर देती है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यह जानवर सिर्फ एक वार से ढाने वाला नहीं है। आखिरकार लिसा के मुताबिक ब्राउन बेयर पहले से ही एक सेकंड टियर मॉन्स्टर है। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और पीछे खड़े सोल्जर्स और हंटर से कहता हूँ कि वे यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि इसके बाद जो लड़ाई होने वाली है उसमें आम लोग इंटरफियर नहीं कर सकते। भले ही उन्होंने दूसरी दुनिया में ट्रेनिंग ली हो, लेकिन अर्थ की करंट सिचुएशन उनकी क्षमता से बाहर है। धीरे से अपना सिर घुमाते हुए ब्राउन बेयर को एहसास होता है कि मैं उसका सबसे बड़ा खतरा हूँ।
मैं ब्राउन बेयर की अचानक आई रेड एनर्जी वेव से बचता हूँ, अपने स्पीयर को कसकर पकड़ता हूँ और पूरी ताकत से हमला करता हूँ। ये हमला सीधे उसके पंजे पर किया गया है। इस बीच मेरे सिर पर बैठी लीसा को देखकर लगता है कि वह अपनी जिंदगी के सबसे मजेदार पल बिता रही है। उसे ये काफी थ्रिलिंग लग रहा है। 2 बार घायल हो चुका ब्राउन बेयर अब हद से ज्यादा गुस्सा हो चुका है, लेकिन वह मेरी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सका। मुझे बस सही मौका ढूंढने की जरूरत है। जिस पल ब्राउन बेयर अपनी कमजोर जगह दिखाता है, मैं अपनी ताकत का एक एक कतरा उसमें लगा देता हूँ। अगले ही पल मेरा स्पीयर सीधे उसकी खोपड़ी के ऊपरी हिस्से में समा जाता है। ये जानलेवा हमला उसे चीर देता है और मौके पर ही खत्म कर देता है। मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मिलता है, जिससे मैं सीधे लेवल 23 पर पहुंच जाता हूं और मुझे एक क्रिटिकल स्ट्राइक स्किल भी मिलती है। लीसा मेरी ताकत से बहुत खुश है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं सिर्फ 3 स्पीयर थ्रस्ट में एक सेकंड टियर लेवल 54 ब्राउन बेयर को ढेर कर दूंगा। और इसके बाद मेरा पसंदीदा हिस्सा आता है बुचरिंग टाइम। लेकिन अचानक ब्राउन बेयर का शरीर एक साइज छोटा हो जाता है। पता चलता है कि वह विशाल रूप उसकी जायंटिफिकेशन स्किल का था, जो मरते ही खत्म हो गई। जब मैं लीसा के साथ नई स्किल के बारे में चर्चा कर रहा होता हूँ, तभी हमारे पीछे एक छोटी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से निकलने वाले लोग वे एबिलिटी यूजर्स लगते हैं, जो आखिरकार काफी देर से पहुंचे हैं। ये सुनकर कि मॉन्स्टर पहले ही मर चुका है, उनमें से एक बेशर्मी से दावा करता है कि सेकंड टियर मॉन्स्टर्स कोई खास बात नहीं है, क्योंकि मैं तो बेयर की बॉडी को प्रोसेस करने में व्यस्त था, जबकि उनका ध्यान ब्राउन बेयर पर था। वे मुझे उसके पास खड़ा देखते हैं। उनके बदतमीजी भरे सवालों का जवाब देने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार मैं एक तरह का इंट्रोवर्ट हूँ और मुझे इन सोशल बटरफ्लाइज से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ देर बाद मैंने बेयर हाइड का एक ढेर जमा कर लिया। हालांकि अफसोस की बात है कि इस मॉन्स्टर ने कोई मॉन ड्रॉप नहीं किया। फिर एक सोल्जर मेरे साथ कुछ जानकारी शेयर करता है। जाहिर तौर पर देश में ऐसे ऐप्स हैं जो मैप पर मिलिट्री द्वारा ट्रैक की गई मॉन्स्टर साइटिंग इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। उसे उम्मीद है कि इससे मेरे शिकार में मदद मिलेगी। यह सुनकर मैं उसे धन्यवाद देता हूं और निकल जाता हूं। मैं अपना फोन खोलकर चेक करता हूं कि क्या आसपास कोई मॉन्स्टर्स दिखाई दे रहे हैं। मेरे आश्चर्य की बात यह है कि 3 अलग अलग इलाके फिलहाल मॉन्स्टर अटैक के साए में हैं। मेरी चिंता देकर लिसा मुझसे ज्यादा न सोचने के लिए कहती है, बस उन सभी का सफाया कर दो। ये सुनकर मैं हिचकिचाना बंद करता हूँ और तुरंत निकल पड़ता हूँ। कुछ समय बाद मैं पहले ही मॉन्स्टर्स की 3 वेव्स को साफ कर चुका हूँ, लेकिन फायदा निराशाजनक रहा है। मेरा लेवल कुल मिलाकर सिर्फ 1 ही बढ़ा है। भले ही इन 3 वेव्स की तुलना ब्राउन बियर से नहीं की जा सकती, ऐसा मेरी यूनिक क्लास के कारण है। अगर मेरे पास एक नॉर्मल क्लास होती तो लिसा का अनुमान है कि मैं अब तक लेवल 30 पर होता। खुशकिस्मती से मैंने बहुत सारी मटेरियल्स जमा कर ली हैं। मैं उन सभी को मिलिट्री को बेच देता हूँ। अब मेरे पास इतना कैश है कि मैं जिंदगी भर खर्च नहीं कर सकता। अगली सुबह जैसे ही मैं उठता हूँ, मुझे मेरी विंडो पर एक नया मैसेज दिखता है। उसमें लिखा है, दूसरी दुनिया से कटा हुआ लिंक रिस्टोर कर दिया गया है। अब से लोग खुद अपनी पुरानी दुनिया में जा सकते हैं, वहां मिशंस पूरे कर सकते हैं और रिवॉर्ड्स हासिल कर सकते हैं। यह मैसेज देकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मैं भागकर लीसा के पास जाता हूं और पूछता हूं कि इसका क्या मतलब है। वह समझाती है कि अर्थ के मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हैं, इसलिए बड़ों ने इंसानों को वापस दूसरी दुनिया में भेजने का फैसला किया, ताकि वे सुरक्षित रूप से अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकें। बाकी हर कोई जब चाहे दूसरी दुनिया की यात्रा कर सकता है, लेकिन सिर्फ मैं ही अकेला हूं जो नहीं जा सका। ये बात मुझे बहुत बुरी तरह लगती है। लीसा बस अपना हाथ हिलाती है। उसके नजरिए से मैं हमेशा अकेला ही रहा हूं, इसलिए इससे मेरी जिंदगी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। और जहां तक मेरी स्थिति की बात है, लीसा कहती है कि वह कुछ नहीं कर सकती। नियम बनाने वाली वह नहीं है। लीसा की बातें सुनकर मुझे उदासी महसूस होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं स्वीकार न कर सकूं। मैं बस दूसरी दुनिया में नहीं जा सकता। लेकिन तभी लीसा अचानक कहती है कि दूसरी दुनिया में जाना नामुमकिन नहीं है। जब तक मैं धीरे धीरे एक हायर बीइंग बन सका हूं, तब न केवल मैं दूसरी दुनिया में जा सकूंगा, बल्कि सेलेस्टियल रेल्म की यात्रा भी कर सकूंगा। तब तक मैं एंजल्स के बराबर हो जाऊंगा और मैं रीटा को एक बार फिर देख सकूंगा। उसकी बातों से मुझे बहुत सुकून मिलता है। मम्मी और पापा के साथ रात का खाना खाते हुए मुझे एक न्यूज रिपोर्ट दिखाई देती है। पूरे देश में इमरजेंसी मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया है। स्कूल और काम समेत सभी आउटडोर एक्टिविटीज को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। ये खबर देखकर मैं समझ जाता हूँ कि देश अब लोगों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए मैं मम्मी और पापा को सलाह देता हूँ कि वे सुरक्षा के लिए फिर से दूसरी दुनिया में चले जाएं। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं अकेले ही सब संभाल सकता हूँ। फिर मम्मी कहती हैं कि न्यूज में जो आया था वे पक्का तुम ही होगे, वो मास्क्ड मैन। मेरा हैरान चेहरा देकर वो कहती हैं कि जैसे ही उन्होंने फुटेज देखी, उन्हें पहली बार में ही पता चल गया था कि वह मैं ही हूं। आखिरकार मम्मी और पापा मेरी सलाह मानते हैं और दूसरी दुनिया के लिए निकल जाते हैं। मुझे जिसकी उम्मीद नहीं थी वह ये है कि लीसा भी जा रही है। उसे मिशन रिवॉर्ड लेने के लिए हेवंस जाना है। उसके जाने से पहले मैं उससे अपने लिए कुछ आइसक्रीम लाने को कहता हूँ। ये बात लीसा को थोड़ा हैरान करती है। जिस समय वह दूर रहती है, मैं अपने पैसों का इस्तेमाल एक नया बेस ऑफ ऑपरेशंस बनाने के लिए करता हूँ, जहां मैं तरह तरह की मटेरियल्स को प्रोसेस करता हूँ। कुछ दिनों बाद लीसा वापस आती है। हैरानी की बात यह है कि वह अपने असली रूप में दिखाई देती है।
वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है कि वह मुझे इस मिशन का रिवॉर्ड देने जा रही है। जैसे ही मैं लीसा का हाथ थामता हूँ, एक नोटिफिकेशन सामने आता है, हेवंस एजेंट मिशन कंप्लीट, रिवॉर्ड ऑल स्टैट्स +1। आपको इटर्नल फ्लेम भी प्राप्त हुई है। जैसे ही मैं पूछने वाला होता हूँ कि इटर्नल फ्लेम क्या है, मैं देखता हूँ कि लीसा घिनौने रूप से अपने हाथ पहुंच रही है और कह रही है, इटर्नल फ्लेम, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझती। ये न केवल हेवन की सबसे कीमती आग है, बल्कि हाई टियर इक्विपमेंट बनाने के लिए एक जरूरी टूल भी है। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इसे आपके लिए रीटा ने बड़े ध्यान से चुना है। ये सुनकर मेरे चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ जाती है। रीटा हमेशा जानती है कि मुझे किस चीज की जरूरत है। हेवन के इस सफर में लीसा ने यह वजह भी ढूंढ निकाली कि मॉन्स्टर्स इतने मजबूत क्यों हो गए हैं, क्योंकि गॉड्स ने समय को रोकने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल किया था। अर्थ के हर जीव पर उनकी पावर का असर पड़ा है। इन 1000 सालों में सभी जीव बहुत मजबूत और कहीं ज्यादा हिंसक हो चुके हैं। इसके बाद लीसा मेरे लिए एक नया मिशन लेकर आती है। मुझे एक अनाइलेशन ट्रैप तैयार करना है जो मॉन्स्टर्स को अपने आप लालच देकर खींचेगा। फिर एक डंजन की तरह ये उन्हें अंदर फंसा लेगा और एक एक करके उन सभी को खत्म कर देगा। अर्थ को इस संकट से बाहर निकालने का यही एक रास्ता है। जाहिर है, काम जितना कठिन होगा, रिवॉर्ड उतना ही बड़ा होगा। इस बारे में सोचते हुए चौथे दिन मॉन्स्टर्स इंसानियत को कोने में धकेल देंगे। अगर मैं इसे नजरअंदाज कर दूंगा तो मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा बेकाबू हो जाएंगे। लेकिन लीसा को शायद मेरा जवाब पहले से ही पता है। वह तुरंत मटेरियल्स की एक पूरी बोरी निकालती है। अंदर शुतुरमुर्ग के अंडों के आकार के मैजिक स्टोन्स हैं, साथ ही 3 तरह के हेवन एक्सक्लूसिव मेटल्स भी हैं। जो चीज मुझे और भी ज्यादा रोमांचित करती है वह ये है, हेवन के बेहतरीन क्राफ्टिंग टूल्स का एक सेट और आखिरकार ये कॉम्प्लेक्स क्राफ्टिंग ब्लूप्रिंट। ये हाई ग्रेड आइटम्स तुरंत मेरे शरीर के अंदर फॉर्जिंग इंस्टिंक्ट को जगा देते हैं। साथ ही मैं लीसा से अपना रिवॉर्ड एडवांस में तैयार करने के लिए कहता हूँ। ये देखकर लीसा एक हल्की मुस्कान के साथ कहती है, ये रिवॉर्ड निश्चित रूप से तुम्हें हैरान कर देगा। ये सुनकर मैं तुरंत अपने फॉर्जिंग आउटफिट में बदल जाता हूँ। अब आराम से बैठो और मुझे काम करते हुए देखो। मैं सबसे बड़ा मैजिक स्टोन लेता हूँ और उसे इटर्नल फ्लेम में डाल देता हूँ। एक बार जब आग पत्थर को पूरी तरह से पिघला देती है तो मैं अपना हैमर उठाता हूँ और उस पर ठीक 81 बार वार करता हूँ। तभी मैं इस छोटे क्यूब को शेप दे पाता हूँ। लीसा मेरी फॉर्जिंग स्किल्स को हैरान होकर चुपचाप देखती है। वह कहती है कि अगर मेरी क्लास बदलकर ब्लैक स्मिथ कर दी जाए तो शायद मैं ऐसे हथियारों को फॉर्ज कर सकूंगा जो गॉड्स को भी चुनौती दे सके। लेकिन यह ट्रैप का सिर्फ बुनियादी रूप है। इसके बाद मुझे ब्लूप्रिंट के हिसाब से इस पर खास तरह के पैटर्न्स उकेरने होंगे। मुझे अपने काम पर इतने गंभीर होकर ध्यान केंद्रित करते देखकर लीसा ये समझने लगती है कि रीटा एक हायर एंजल होकर भी मुझ जैसे एक लोअर बीइंग से प्यार क्यों करने लगी। कुछ घंटों बाद मैं अचानक अपना कार्विंग नाइफ नीचे रख देता हूँ। मेरे हाथों में बारीक पैटर्न से ढका एक चमकता हुआ क्यूब हवा में उठ जाता है। इसके साथ ही मुझे लेजेंडरी क्रिएटर का टाइटल मिलता है। इस प्रभाव से मेरी प्रोडक्शन एफिशिएंसी 20% बढ़ जाती है। जैसे ही लीसा मेरे हाथों में दिव्य क्यूब को देखती है, उसकी आंखें अविश्वास से भर जाती हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने इसे इतनी जल्दी पूरा कर लिया। दरअसल मैंने इस पर लगातार 5 घंटे काम किया। ये सुनकर लीसा को आखिरकार एहसास होता है कि वह सच में मुझे इतनी देर से काम करते हुए देख रही थी। क्यूब को अपने हाथों में पकड़ने के बाद लीसा समझ जाती है कि मेरा काम एकदम फ्लॉलेस है। लेकिन मुझे घमंडी होने से बचाने के लिए वह मुझसे कहती है कि यह टुकड़ा बस ठीक ठाक ही बन पाया है। अब बस आखिरी कदम बाकी है, डिवाइन क्राफ्ट फेस। लेकिन इसके लिए लीसा को अपनी साथी एंजल्स की मदद लेनी होगी। ठीक तभी जब मैं उम्मीद कर रहा होता हूँ कि रीटा भी आएगी, अगले ही पल उसकी जगह दूसरी एंजल्स आ जाती हैं। वे एक साथ जमा होती हैं, डिवाइन क्राफ्ट की बारीकियों पर चर्चा करती हैं और इस बात पर भी हैरान होती हैं कि एक मामूली इंसान एनहिलेशन ट्रैप कैसे बना सकता है। जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो मैं एनर्जी स्टोन हाथ में लिए वहां खड़ा रहता हूँ और दोनों एंजल्स का इंतजार करता हूँ। लेकिन वे बस मुझे याद दिलाती हैं कि मुझे एनाइलेशन ट्रैप को पूरा करने के लिए बस एक पक्का इरादा रखना है, बाकी सब उन पर निर्भर करता है। जल्द ही दोनों एंजल्स मेरे कंधों पर अपने हाथ रखती हैं। अगले ही पल हर तरफ से दिव्य पावर की एक लहर मेरे अंदर समाने लगती है। यह हायर बीइंग्स की ताकत है। ये जबरदस्त दिव्य पावर ऐसी लगती है जैसे मुझे पूरी तरह से कुचल देगी। मुझे संघर्ष करते देकर लंबे बालों वाली एंजल हल्की सी हंसी हंसती है और कहती है, तुम इतनी सी बात भी नहीं संभाल सकते। मैं तुरंत उस पर पलटवार करता हूँ। यह लेवल मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे अपना सब कुछ एक ऐसी चीज बनाने पर लगाना है जिसका मुकाबला मॉन्स्टर्स भी न कर सकें। एक ऐसी चीज जो उन जानवरों को आकर्षित करे जो 1000 सालों से अकेले हैं। एक बार जब मैं वह इरादा पक्का कर लेता हूं जिसे मैं छापना चाहता हूं, तो एक ही पल में मेरे अंदर एनर्जी का धमाका होता है। तेज रोशनी के एक धमाके के बाद एक और भी जटिल क्यूब धीरे धीरे ऊपर उठता है। इसमें 2 अनोखे एट्रीब्यूट्स हैं, अल्फा और बेटा। ये रैंडम बोनस एट्रीब्यूट्स हैं जो डिवाइन क्राफ्ट का इस्तेमाल करने पर सामने आते हैं। ये ट्रैप की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। एंजल्स मेरी फॉर्जिंग क्राफ्ट्समैनशिप की तारीफ करती हैं। अब
ट्रैप को लगाने के लिए एंजल्स के साथ बाहर निकलने का समय है। जैसे ही हम बाहर कदम रखते हैं, हमारा सामना एक तबाही के मंजर से होता है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ कुछ ही दिनों में मॉन्स्टर्स अर्थ को इस तरह तबाह कर देंगे। कुछ ही देर में एंजल्स को एक खुले पहाड़ की चोटी पर एक सही जगह मिल जाती है। लीसा अपने हाथ में मौजूद क्यूब को हवा में उछालती है। वहां तैरता हुआ दिव्य क्यूब तुरंत भारी एनर्जी फैलाने लगता है। अगले ही पल यह बिखर कर धूल में बदल जाता है। ठीक इसके बाद मुझे जमीन में एक तेज झटका महसूस होता है। उसी समय मॉन्स्टर्स जैसे किसी अनचाहे खिंचाव से खींचे चले आ रहे हों, झुंड बनाकर भागने लगते हैं और पागलों की तरह ट्रैप की तरफ बढ़ते हैं। एंजल्स इस तरह के ट्रैप को डंजन कहती हैं। ये देखकर कि इसका असर उम्मीद से बहुत ज्यादा है, लंबे बालों वाली एंजल एक बार फिर ट्रैप बनाने के मेरे हुनर की तारीफ करती है। इस बीच लीजा एक ही समय में दूसरे इलाकों में भी डंजन्स को एक्टिवेट कर देती है। भले ही पुराने डंजन्स अब काम नहीं करते, लीजा ने मैजिक का इस्तेमाल करके मेरे बनाए डंजन के प्रभाव को उन तक पहुंचा दिया है। उनसे अपनी बात खत्म करने के बाद मैं अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे इन मॉन्स्टर्स को नीचे देखता हूं और मेरे सीने में उदासी की एक लहर उठती है। वे 1000 सालों से बचे हुए हैं, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन आखिरकार उन्हें अभी भी एंजल्स और गॉड्स द्वारा बिना किसी मेहनत के इस्तेमाल किया जा रहा है। इंसान भी अलग नहीं है। हमारे पास विरोध करने की बिल्कुल जगह नहीं थी। हमें एक ही पल में दूसरी दुनिया में भेज दिया गया था। हम सब बस गॉड्स की हथेलियों के खिलौने हैं। आखिरकार एक गलती ने मुझे पूरे 1000 सालों तक अर्थ पर अकेला छोड़ दिया। उन 1000 सालों में अगर रीटा ना होती तो मैं शायद पागल हो गया होता। लेकिन अब रीटा भी मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे और भी मजबूत बनना होगा। इतना मजबूत कि कोई मुझे दबा ना सके और कोई मुझे बांध ना सके, और ताकि एक दिन मैं सच में पूरी आज़ादी हासिल कर सकूं। लेकिन अर्थ अभी भी खतरों से भरी है, इसलिए पापा और मम्मी वापस नहीं आए हैं। अपने लंबे जिंदगी के अनुभव के साथ उन्हें दूसरी दुनिया में अच्छी तरह रहना चाहिए। डंजन पूरा होने के बाद लीसा मेरी मदद करने के लिए वापस अपने छोटे रूप में आ जाती है। शुरुआत में अर्थ की स्थिति को संभालने के लिए 27 और डंजन्स की जरूरत थी, लेकिन बाकी एंजल्स पहले ही वापस जा चुकी हैं। लीसा इसकी वजह बताती है। इस तरह के अनाइलेशन ट्रैप को बनाने में बहुत ज्यादा माना खर्च होता है। पहले की दोनों एंजल्स का माना खत्म हो चुका है और उन्हें ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे। ये सुनकर मैं पूछता हूँ कि क्या वह दूसरी एंजल्स को नीचे भेज सकती है, बिल्कुल उस एंजल की तरह जिसके सपने में देखता रहता हूँ, रीटा। मेरा चेहरा देकर लीसा तुरंत मेरे सपने को तोड़ देती है। क्योंकि रीटा ने मेरे लिए सिफारिश की थी, इसलिए अब वो काम में दबी हुई है, इसलिए वे अभी अर्थ पर नहीं आ सकती। रीटा के बारे में थोड़ी देर पूछने के बाद मैं अपनी बेस वर्कशॉप में जाने का फैसला करता हूँ ताकि कुछ तैयारी का काम कर सकूं। जैसे ही मैं अंदर कदम रखता हूँ, मुझे लगता है कि मेरा हौसला बढ़ गया है। आज मैं पहले कुछ ट्रैप्स बनाऊंगा और एंजल्स के वापस आने पर उन्हें पूरा कर दूंगा। इस बीच लीसा वर्कबेंच पर रखी मटेरियल्स को घूरते हुए सोच में डूब जाती है। मेरी पहले की शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए लीसा मुझे एक छोटा सा तोहफा देने का फैसला करती है। वो मेरे द्वारा जमा की गई चमड़ी की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एक जादू करती है। अपने हाथों में इन एकदम सही हाइट्स को देकर इक्विपमेंट बनाने की मेरी इच्छा ट्रैप बनाने के मेरे प्लान पर पूरी तरह भारी पड़ जाती है। चमड़ी का नाप लेने के बाद मैं उन्हें ग्लव्स और बूट्स में बदलने का फैसला करता हूँ। कुछ ठोक पीट और इलाज के बाद मैं बिना समय गंवाए रेयर ग्रेड फ्रॉस्ट वुल्फ ग्लव्स और बूट्स की एक जोड़ी तैयार कर लेता हूँ। चूंकि इस तरह के डिफेंसिव गियर पहनने पर बहुत उमस हो जाती है, इसलिए मैं उनमें एक वेंटिलेशन एट्रीब्यूट जोड़ देता हूँ। मुझे इतनी जल्दी काम खत्म करते देकर लीसा हैरान रह जाती है कि मेरी स्किल्स कितनी तेजी से बढ़ी हैं। इसके बाद मैं पहले जमा की गई बियर हाइड का इस्तेमाल आर्मर बनाने के लिए करता हूँ। मेरे पास बैठी लीसा मुझे काम करते हुए देखकर हल्की और संतुष्ट भरी मुस्कान मुस्कुराती है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं लगातार पूरे एक दिन वहां बैठकर काम करता रहूंगा। यहाँ तक कि एक एंजल होने के बावजूद लीसा को थोड़ी नींद आने लगती है, लेकिन मेरा रुकने का कोई प्लान नहीं है। आर्मर मेरा मुख्य सर्वाइवल गियर है, इसे एकदम सही तरीके से बनाना ही होगा। कुछ घंटे और बीत जाते हैं और मेरी अचानक निकली आह से लीसा की नींद तुरंत उड़ जाती है। एक यूनिक रेड हार्ड एंड बेयर हाइड आर्मर अब मेरे सामने रखा है, लेकिन ये अब भी पूरा नहीं हुआ है। मुझे इसमें कुछ खास ऑफेंसिव फीचर्स जोड़ने की जरूरत है। मैं आर्मर को मजबूत बनाने के लिए फ्रॉस्ट वुल्फ के दांतों और हड्डियों का इस्तेमाल करता हूँ। मजबूत किए गए आर्मर के स्टैट्स न केवल दोगुने हो जाते हैं, बल्कि यह एक हिडन स्किल के साथ भी आता है। जब क्लोज कॉम्बैट में आर्मर पर हमला होता है तो पलटवार करने के लिए अपने आप इसमें से कांटे बाहर निकल आते हैं। मेरे पुराने डिजाइन्स को जोड़कर देखते हुए लीजा को एहसास होता है कि मुझे कांटे बाहर निकालने वाली चीजों से कुछ ज्यादा ही लगाव है। उसके उलझन भरे चेहरे को देखकर मैं अचानक बहुत सीरियस हो जाता हूँ। लीसा को लगता है कि शायद मेरी या मेरे घर वालों की हेजहॉग से कोई पुरानी दुश्मनी है, लेकिन मेरे लिए इस तरह का डिजाइन एक ऐसा रोमांस है जिसे सिर्फ मर्द ही समझ सके हैं। ये सुनकर
लीजा निशब्द रह जाती है। उसने सोचा था कि इसके पीछे कोई गहरा मतलब होगा, उसने कभी नहीं सोचा था कि वजह इतनी अजीब होगी। इस रीइंफोर्समेंट के बाद आर्मर में अल्फा और बेटा ट्रेड्स भी आ जाते हैं। मटेरियल्स लगभग पूरे खत्म हो चुके हैं, बस जानवरों की कुछ बची कुची हड्डियां ही बाकी हैं। इसलिए मैं उनमें से आधी हड्डियों को मॉन्स्टर की कॉर्प्सेस को साफ करने के लिए बोन ब्लेड में बदल देता हूँ और बाकी आधी हड्डियों से अपने लिए एक नया बोन मास्क बना लेता हूँ। जैसे ही मैं अपना सारा नया गियर पहनता हूँ, मुझे तुरंत काफी कूलर महसूस होता है। लेकिन तभी बाहर से एक बहुत बड़ा झटका लगता है जो लीसा और मुझे भी हिला देता है। लीसा तुरंत अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करके इलाके को स्कैन करती है और यहाँ तक कि वह भी अविश्वास के साथ कहती है कि मिलिट्री एक मॉन्स्टर से लड़ रही है। मेरा चेहरा तुरंत बदल जाता है। मेरे डिस्ट्रिक्ट में पहले से ही एक डंजान लगा हुआ है, फिर भी किसी तरह मॉन्स्टर्स बाहर घूम रहे हैं। जल्द ही सड़कों पर एक के बाद एक अलार्म बजने लगते हैं। ब्लॉक में एक सेकंड टियर मॉन्स्टर दिखाई दिया है। ये सुनकर लीसा को एहसास होता है कि डंजन हर सेकंड टियर मॉन्स्टर को फंसाने में कामयाब नहीं रहा। मैं जाकर इसे संभालने की तैयारी करता हूँ। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि ये पहले वाले ब्राउन बेयर से कमजोर हो, लेकिन लड़ाई में जाने से पहले मुझे अपने आयरन स्पीयर को अपग्रेड करने की जरूरत है। बहुत जल्दी मैं आयरन स्पीयर को यूनिक ग्रेड तक फॉर्ज कर देता हूँ और बिना किसी उम्मीद के इसमें 20% क्रिटिकल स्ट्राइक चांस जुड़ जाता है। पूरी तरह से तैयार होकर मैं उस जगह की तरफ तेजी से दौड़ पड़ता हूँ। कुछ ही देर में लीसा को हमारा टारगेट दिख जाता है। सामने खंडहरों पर एक बहुत बड़ा जानवर खड़ा है, सैकड़ों मीटर लंबा। ये भयानक लियोपर्ड एक ही पंजे से आसमान में उड़ते फाइटर जेट को मार गिराता है। यहाँ तक कि मिलिट्री के एंटी टैंक रॉकेट्स का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। अगले ही पल लेपर्ड सीधे जमीन पर मौजूद सोल्जर्स पर झपटता है। मैंने सोचा था कि हर कोई पहले ही सुरक्षित दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो चुका है, लेकिन सोल्जर्स और कुछ फर्स्ट एडवांसमेंट यूजर्स ने यहीं रुकने का फैसला किया है। वे दूसरी दुनिया में जाकर आराम से लेवल अप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्थ पर रहकर लड़ने का फैसला किया। वे जो कर रहे हैं वह सच में काबिले तारीफ है। अगर अर्थ और मेरा देश ही खत्म हो गया तो दूसरी दुनिया में जाने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैंने कभी सेवियर होने का दावा नहीं किया, लेकिन अगर इसका मतलब और जिंदगियां बचाना है तो मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। इसी सोच के साथ मैं पूरी स्पीड से मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता हूँ। इसकी ताकत पहले वाले ब्राउन बेयर से कहीं ज्यादा है। इस बीच मिलिट्री के टैंक्स सीधे उस पर अपनी तोपें चलाते हैं। मॉन्स्टर के सिर के ऊपर बड़े धमाके होते हैं, लेकिन इससे उसे बस हल्का सा दर्द महसूस होता है। गुस्साया हुआ मॉन्स्टर एक टैंक को पकड़ लेता है और उसे पूरा निगलने ही वाला होता है। ठीक उसी पल मैं मॉन्स्टर के ऊपर काफी ऊंचाई तक छलांग लगाता हूँ। स्टेल्थ के असर की वजह से मॉन्स्टर पहली बार में मुझे नोटिस नहीं कर पाता। अगले ही पल मेरा स्पीयर बेरहमी से मॉन्स्टर के अंदर समा जाता है। ये हमला आयरन स्पीयर के क्रिटिकल स्ट्राइक को भी एक्टिवेट कर देता है। मुझे फिर से सामने आता देख और मॉन्स्टर से सीधे टकराते देखकर आसपास के लोगों को अपनी खोई हुई हिम्मत वापस मिलती दिखती है। मेरे इस जानलेवा हमले से घायल होकर मॉन्स्टर लाचार होकर टैंक को छोड़ देता है, लेकिन ठीक इसके बाद मुझे एक गंभीर खतरे का एहसास होता है। मॉन्स्टर को कोई जानलेवा चोट नहीं लगी थी। गुस्से में आकर वह दर्द को भूलकर मुझ पर पंजा मारता है। खुशकिस्मती से मैं सही समय पर रिएक्ट करता हूँ और आसानी से बच निकलता हूँ। मॉन्स्टर के घायल होने का फायदा उठाते हुए सोल्जर्स उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। इस बीच मैं उस टैंक के पीछे भागता हूँ जिसे फेंक दिया गया था, क्योंकि उसके अंदर 2 सोल्जर्स मौजूद हैं जो पीछे हटने से इनकार कर रहे हैं। मैं टैंक का ऊपरी हिस्सा खोलता हूँ और उनसे कहता हूँ कि मुझे पकड़ें और यहाँ से बाहर निकलें। उन्हें बचाने के बाद मैं हवा में छलांग लगाता हूँ और अगले ही पल जमीन पर आ गिरता हूँ। सोल्जर्स मौत को चकमा देकर हाँफते हुए मेरा शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ तक कि वे मेरे लॉयल फैंस बनने की बात कहते हैं। लेकिन मॉन्स्टर अब संभल चुका है और उसने साफ तौर पर मुझे नोटिस कर लिया है। ऐसा लगता है कि वह सबसे पहले अपने सबसे खतरनाक दुश्मन को खत्म करने का प्लान बना रहा है। ये देखकर मैं अपने पीछे खड़े 2 सोल्जर्स से कहता हूँ कि वे पहले यहाँ से चले जाएं। लीसा चिंता जताते हुए कहती है कि मॉन्स्टर ने मेरी उपस्थिति को लॉक कर लिया है, इसलिए अब स्टेल्थ एक्टिवेट नहीं हो सकता। मैं उससे कहता हूँ कि चिंता न करे, क्योंकि मैं यहाँ उसका आमने सामने मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार होकर आया हूँ। जैसे ही हमारी लड़ाई शुरू होने वाली होती है, आसमान से बिजली का एक भयानक कड़का गिरता है। अगले ही पल वह सीधे मॉन्स्टर के सिर के ऊपरी हिस्से पर आकर लगा है। जो पहुंची है वह विक्टोरिया है, जिसे मैंने काफी समय से नहीं देखा है और इस बार वह असली चेहरे के साथ सामने आई है। हालांकि विक्टोरिया का हमला सहने के बाद लेपर्ड अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालने का फैसला करता है। मैं इससे बिल्कुल नहीं डरता। एक त्वरित बैकफ्लिप के साथ मैं उसके भयानक हमले से बच जाता हूं, लेकिन लेपर्ड उस पल को पकड़ लेता है जब मेरे शरीर से हवा निकलती है और वह पूरी ताकत से अपना सिर मुझ में दे मारता है।
ये मंजर देखकर अपने जेठ में बैठी विक्टोरिया के मेरे लिए पसीने छूट जाते हैं, लेकिन नीचे मौजूद लोग जल्दी ही नोटिस करते हैं कि कुछ गड़बड़ है। मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं फेंका गया था। मैंने जानबूझकर लेपर्ड को मुझ पर हमला करने के लिए उकसाया था ताकि मैं अपने आर्मर के बिल्ट इन स्पाई काउंटर से पलटवार कर सकूं। अचानक निकले कांटों ने लेपर्ड को एक और करारा झटका दिया। अगले ही पल वह पागलों की तरह दौड़ने लगता है, मुझे अपने ऊपर से फेंकने की कोशिश करता है। वह सामने मौजूद एक इमारत से भी अपना सिर टकरा देता है, लेकिन मैंने उसके प्लान को बहुत पहले ही भांप लिया था। मैं उसे उसकी मनमानी बिल्कुल नहीं करने दूंगा। मैं हवा में छलांग लगाता हूं और उस गति का इस्तेमाल लेपर्ड पर झपटने के लिए करता हूं। अगले ही पल मेरा आयरन स्पीयर एक और क्रिटिकल स्ट्राइक मारता है जो सीधे लेपर्ड के शरीर को चीर देता है। एक के बाद एक हमले झेलकर लेपर्ड अब संघर्ष करने लगता है। मिलिट्री के टैंक्स एक साथ उस पर गोलियां चलाते हैं और जमीन पर मौजूद लो लेवल लोग भी आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर लो टियर हमले किसी सेकंड टियर मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन एक हाथी भी लाखों चींटियों के काटने से गिर सकता है, और यह लेपर्ड अब अपने शिखर पर बिल्कुल नहीं है। मैंने सोचा था कि लेपर्ड इस मोड पर लड़ने के लिए बहुत कमजोर हो चुका है, लेकिन लिसा अचानक मुझसे आखिरी वार करने के लिए आगे बढ़ने को कहती है, क्योंकि ये लेपर्ड एक थर्ड टियर मॉन्स्टर में इवॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। उसके घाव भयानक तरीकों से म्यूटेट होने लगते हैं। उनमें से अनगिनत टेंटलस निकलने लगते हैं, जो जारी इवोल्यूशन का संकेत है। इवोल्यूशन अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर मैं अभी टेंटलस को हटाकर इसे नीचे नहीं गिराता तो इसके नतीजे बेहद भयानक होंगे। आसमान में मौजूद विक्टोरिया भी इसी पल अपना हमला शुरू करती है, लेकिन बिजली गिरने के बाद भी लेपर्ड के टेंटलस लगातार तेजी से वापस उगाते हैं। ये देखकर विक्टोरिया को एहसास होता है कि मॉन्स्टर के साथ लेवल का अंतर बहुत बड़ा है। उसके हमले इसे खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसके दिमाग में जल्दी ही एक विचार आता है। विक्टोरिया कहती है कि वह मुझे एक बफ दे सकती है, लेकिन यह स्पेल उसकी सारी डिवाइन पावर निचोड़ लेगा और उसे यकीन नहीं है कि मैं मॉन्स्टर को मार पाऊंगा या नहीं। समय किसी का इंतजार नहीं करता। मैं तुरंत उससे कहता हूं कि बस कोशिश करके देखें। ये सुनकर विक्टोरिया हिचकिचाती नहीं है। अगले ही पल वह जेट से नीचे छलांग लगा देती है। एक ही पल में विक्टोरिया ठीक मेरे सामने आ उतरती है। मुझे बफ के बारे में बताने के बाद वह खड़ी होती है। उसी समय उसके हाथों में एक शक्तिशाली थंडरबोल्ट एम्पावरमेंट धीरे धीरे जमा होने लगा है। जब विक्टोरिया का स्पेल मुझ पर चढ़ता है तो सिस्टम मुझे तुरंत सूचित करता है, आपको थंडरबोल्ट एम्पावरमेंट प्राप्त हुआ है। इस अवस्था में आपका अटैक, मूवमेंट स्पीड और क्रिटिकल स्ट्राइक सभी बहुत बढ़ गए हैं। आपके हमलों में बोनस लाइटनिंग डैमेज देने का भी मौका है। हालांकि इसके खत्म होने के बाद कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट्स होंगे। मेरे अंदर समाती इन सभी ताकतों को देखकर लिसा भी हैरान रह जाती है कि विक्टोरिया के पास इतना शक्तिशाली बफिंग स्पेल है। अपने अंदर इस अभूतपूर्व ताकत के उभार को महसूस करते हुए मैं एक ही पल में हर टेंटिकल को चकनाचूर कर देता हूं और अपने स्पीयर को सीधे मॉन्स्टर के शरीर के पार उतार देता हूं। अगले ही पल बोनस लाइटनिंग डैमेज ट्रिगर हो जाता है। मेरे इस शक्तिशाली वार से मॉन्स्टर आखिरकार मारा जाता है। मुझे जो एक्सपीरियंस मिलता है वो मुझे सीधे लेवल 28 तक पहुंचा देता है। लड़ाई खत्म होती है और मैं सीधे जमीन पर गिर पड़ता हूँ। लिसा बेहतरीन काम के लिए मेरी तारीफ करती है। विक्टोरिया अभी भी जांच कर रही है कि लियोपर्ड सच में मर चुका है या नहीं। मैं सोचता हूँ कि क्या उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला। विक्टोरिया मुझे बताती है कि चूंकि हम एक पार्टी में नहीं हैं, इसलिए उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मिल सका। ये सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह जाता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से एक लोन वुल्फ रहा हूँ। ये पहली बार है जब मैंने पार्टी सिस्टम के बारे में सुना है। लिसा को लगता है कि मुझ जैसे लोन वुल्फ को पार्टीज की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसका जिक्र करने की कोई वजह नहीं थी। एक बार जब मॉन्स्टर के मरने की पुष्टि हो जाती है तो नीचे मौजूद भीड़ खुशी से झूम उठती है, लेकिन जल्द ही यह लूट बांटने का समय होता है। मरे हुए लियोपर्ड का शरीर काफी छोटा हो गया है। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं, मैं बोल पड़ता हूँ और उन्हें रोकता हूँ। जब लूट बांटने की बात आती है तो मेरा हिस्सा सबसे बड़ा होना चाहिए। फिर मैं विक्टोरिया से पूछता हूँ कि सही हिस्सा क्या होगा। थोड़ा सोचने के बाद विक्टोरिया कहती है कि मुझे 60% मिलना चाहिए, वो 20% लेगी और बाकी लोग बचे हुए हिस्से को बांट सकते हैं। उसका यह बंटवारा मुझे पूरी तरह संतुष्ट करता है। मैं दूसरों की तरफ देखने के लिए मुड़ता हूँ। ये देखकर कि कोई भी विरोध करने के लिए आगे नहीं आता, मैं सीधे लेपर्ड की पीठ पर छलांग लगाता हूँ। अगले ही पल उसके शरीर के अंदर से मैं टियर 3 के करीब का एक माना स्टोन निकाल लेता हूँ। इसे हासिल करने के बाद मैं फिर से विक्टोरिया से उसकी मंजूरी मांगता हूँ। वो मुझे माना स्टोन ले जाने की इजाजत देने पर सहमत हो जाती है, क्योंकि ये लगभग 60% के बराबर बैठता है। हालांकि बाकी लोग इस व्यवस्था को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। आखिरकार ये एक हाई टियर माना स्टोन है। ये मंजर देखकर लिसा का इन लो लेवल इंसानों पर से भरोसा और भी उठ जाता है। इस बीच मुझे मम्मी द्वारा सिखाई गई सीख याद आती है। जब कोई विवाद खड़ा होता है तो घूंसे ही बातचीत का सबसे अच्छा जरिया होते हैं।
मैं माना स्टोन को वापस मॉन्स्टर की लाश में दे मारता हूँ और उनसे कहता हूँ कि इसे आपस में बांट लें। लेकिन अगर मेरा हिस्सा थोड़ा सा भी कम पड़ा तो यहाँ मौजूद एक भी इंसान जिंदा बाहर नहीं जाएगा। मेरे भयानक दबाव को महसूस करते हुए भीड़ आखिरकार होश में आती है। वे सभी मुझे मैना स्टोन ले जाने देने पर सहमत हो जाते हैं। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक समझरी मुस्कान आ जाती है। कैटेकलिज्म के इस दौर में ताकत ही सही मायने में फैसला करती है। जैसे ही मैं मना स्टोन वापस निकालने जाता हूँ, विक्टोरिया मुझसे उसके हिस्से की मटेरियल्स को प्रोसेस करने के लिए कहती है और भुगतान के रूप में मुझे 40% देने की पेशकश करती है। वह केवल लेपर्ड हाइड चाहती है। सारे बोन्स मेरे पास आ जाते हैं। ये सुनकर मैं तुरंत सहमत हो जाता हूँ। जल्द ही मैंने हाइड का एक बहुत बड़ा हिस्सा समेट लिया है। लेकिन चूंकि ये बहुत ज्यादा है, इसीलिए विक्टोरिया अपने लोगों को बुलाने लगती है ताकि उसका हिस्सा वापस ढोया जा सके। ये देकर बाकी लोग भी यही डील करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास उनके लिए जरा भी सब्र नहीं है। वे मुझसे भीख मांगते रहते हैं, ये कहते हुए कि वे अपनी लूट लेकर दूसरी दुनिया में जाना चाहते हैं। लेकिन इस बार मैं सभी मटेरियल्स का 50% मांगता हूँ। कोई और रास्ता न होने पर वे मान जाते हैं। सभी मटेरियल्स की प्रोसेसिंग खत्म करने के बाद मैं घर लौटने की तैयारी करता हूँ। लेकिन विक्टोरिया मुझे आवाज देती है। वो बताती है कि मेरा स्टेलथ बहुत ज्यादा मजबूत है। अगर उसका ध्यान न होता तो वह लगभग मुझे मिस ही कर देती। मुझे रोकने की उसकी असली वजह मुझे अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए कहना है। मैं सीधे तौर पर उसे मना कर देता हूँ। खुशकिस्मती से विक्टोरिया इस बात पर ज्यादा जोर नहीं देती, क्योंकि उसे अभी भी अर्थ पर लड़ते रहना है और हम शायद अक्सर एक दूसरे से मिलते रहेंगे। वह मुझे एक बिजनेस कार्ड थमाती है और कहती है कि जब भी जरूरत हो उसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। इसके साथ ही विक्टोरिया मुड़ती है और चली जाती है। मैं कार्ड पर एक नज़र डालता हूँ और उस पर एक नाम और फ़ोन नंबर के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि मेरा उसे कॉल करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए मैं बस इसे अपनी जेब में रख लेता हूँ। इन सभी मटेरियल्स के साथ लिशा और मैं घर की ओर निकल पड़ते हैं। आगे मुझे और भी बहुत सारी क्राफ्टिंग करनी है। मेरे पास मौजूद सभी मटेरियल्स के साथ लिशा और मैं वर्कशॉप लौटते हैं। आगे के कुछ समय के लिए मैं पहले कुछ ट्रैप्स बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला करता हूँ। इस बीच लिसा सोच में डूबी हुई है कि अर्थ के मॉन्स्टर्स इतने बेतुके तरीके से मजबूत क्यों हैं। तबाही अभी शुरू ही हुई है और 3rd टियर के मॉन्स्टर्स पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। लिसा को इसे समझने की कोशिश में पागल होते देखकर मैं उससे कहता हूँ कि वह बस गॉड से जाकर पूछे। लेकिन लिसा इस बात से उलझन में है कि मैं इस बारे में इतना शांत कैसे दिख रहा हूँ। अभी अर्थ पर एक भी फर्स्ट एडवांसमेंट यूजर सामने नहीं आया है, फिर भी मॉन्स्टर्स पहले ही 3rd टियर में इवॉल्व हो चुके हैं। यहाँ तक कि गॉड्स की मदद से इंसानों को मजबूत होने के लिए दूसरी दुनिया में सुरक्षित मिशंस लेने की अनुमति मिलने के बाद भी मॉन्स्टर्स इंसानों की तुलना में बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं। ये असंतुलन टिक नहीं सकता। मैं उससे कहता हूँ कि मैं बिल्कुल भी शांत नहीं हूँ। चूंकि अभी इसका कोई समाधान नहीं है तो मैं उसी चीज पर ध्यान दूं जो मैं सच में कर सकता हूँ। लीसा से बात करते हुए मुझे पता चलता है कि ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे देश में ही नियर 3rd टियर के मॉन्स्टर्स दिखाई दिए हैं। मैं उससे कहता हूँ कि अगर ऐसा है तो मॉन्स्टर्स के इतनी तेजी से इवॉल्व होने की वजह शायद ये एनाइलेशन ट्रैप्स ही हो सकते हैं। लीसा मेरी इस अजीब थियोरी से हैरान रह जाती है, लेकिन दोबारा सोचने पर यह हाइपोथेसिस सच में सही बैठ सकती है। ट्रैप्स से खतरा महसूस होने पर बहुत ज्यादा दबाव में मॉन्स्टर्स ने पागलों की तरह तेजी से इवॉल्व होना शुरू कर दिया है। इसलिए अनाइलेशन ट्रैप्स ही उनके इस विकास की वजह हो सकते हैं। लेकिन अगर वे डंजन्स के अंदर नहीं फंसे तो बहुत बड़ी संख्या में मॉन्स्टर्स इवॉल्व होने के लिए इंसानों को मार डालेंगे। इसलिए भले ही डंजन्स उनके एवोल्यूशन का कारण हो, फिर भी वे इंसानियत के वजूद के लिए बेहद जरूरी हैं। एक बार जब मैं इसे समझ जाता हूँ तो मैं फिर से और अनाइलेशन ट्रैप्स बनाने में लग जाता हूँ। लीसा मुझे काफी देर से देख रही है। उसे शक है कि मुझे सिर्फ ऐसी ही चीजें फॉर्ज करने में खुशी मिलती है, लेकिन सच तो ये है कि मैं ये सारा गियर और ये ट्रैप्स सिर्फ नई और अलग अलग चीजों का अनुभव करने के लिए बनाता हूँ। आखिरकार उस जमे हुए 1000 सालों के दौरान मुझे कभी ऐसा कुछ अनुभव करने को नहीं मिला। ये सुनकर लीसा मुझसे कहती है कि जब तक मैं मजबूत होता रहूंगा मेरे लिए और भी नए अनुभव इंतजार कर रहे होंगे। खुद को मजबूत करते रहने के लिए यह हमेशा से मेरा एक अटूट विश्वास रहा है। इससे पहले कि मुझे पता चले देर रात हो जाती है। अब ठीक हो चुकी एंगल्स मुझे ढूंढने आती हैं। एनिहिलेशन ट्रैप्स को अंतिम रूप देने के बाद एंगल्स दूसरे देशों में डंजन्स लगाने के लिए निकल जाती हैं। मुझे नहीं पता कि वे कहाँ जा रही हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार खतरनाक मॉन्स्टर्स कम होंगे। लीसा मुझसे कहती है कि चिंता न करूं, भले ही 3rd टियर मॉन्स्टर्स आ जाएं। ये मेरी गलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डंजन्स लगाकर ही अर्थ सामान्य स्थिति में लौट सकती है। एंजल्स को विदा करने के बाद मुझे खुद भी थोड़ी थकावट महसूस होती है। मैं अपना सामान समेटता हूँ और घर की ओर निकल पड़ता हूँ। जैसे ही मैं वापस आता हूँ मैं शावर लेता हूँ, लेकिन शीशे में खुद को देखकर मैं सच में उलझन में पड़ी जाता हूँ। शावर लेने के बाद मैं लीसा से पूछता हूँ कि क्या मेरा शरीर हाल ही में और ज्यादा मस्कुलर हो गया है।
ये सुनकर लीसा सोचती है कि मैं बहुत ज्यादा धीमा हूँ, क्योंकि हर बार जब मैं लेवल अप करता हूँ तो मेरा शरीर भी बढ़ता है। ये सुनकर मेरी सारी उलझन दूर हो जाती है। कोई ताज्जुब नहीं कि हाल ही में मेरा चेहरा बेहतर से और बेहतर दिख रहा है। भले ही लीसा को मेरे चेहरे से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वह मुझे बताती है कि इंसानों की नजर में मैं सच में और ज्यादा हैंडसम हो गया हूँ। लीसा की पुष्टि से मैं बेहद खुश हो जाता हूँ। मैं तुरंत उसके सामने पागलों की तरह अपने बाइसेप्स दिखाना शुरू कर देता हूँ। ये देखकर लीसा मुझ पर चिप्स का एक पैकेट फेंकती है और मुझसे टीवी के सामने से हटने को कहती है। जैसे ही मैं जाता हूँ, मैं लीसा को जल्दी सोने की याद दिलाता हूँ और अपने कमरे में वापस चला जाता हूँ। उस जैसी हायर बीइंग के लिए अच्छा दिखना कोई खास बात नहीं है। लीसा को मेरे बारे में जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वह है मेरा अटूट धैर्य। जल्दी ही अगला दिन आ जाता है। जैसे ही सुबह की धूप की पहली किरण खिड़की से छनकर आती है, मैं धीरे धीरे अपने सपनों से जागता हूँ। लेकिन तभी मैं नोटिस करता हूँ कि सिस्टम ने मुझे एक नोटिफिकेशन भेजा है। पता चलता है कि मुझे एक नई स्किल रेस्ट हासिल हुई है। ये सुनकर कि मुझे रेस्ट स्किल मिली है, लीसा उड़ती हुई तेजी से आती है। ये देखकर कि मैं इस स्किल को कितना मामूली समझ रहा हूँ, वह मुझे बताती है कि रेस्ट पर महारत हासिल करना SSS डिफिकल्टी रेटिंग रखता है। लीसा ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि मैंने इसे कैसे सीखा, क्योंकि उसने भी इस पर महारत हासिल नहीं की है। ये सब इसलिए है क्योंकि उस पूरे समय में हर एक रात मैं इस बात का प्रयोग करता था कि और अधिक आराम से कैसे सोया जाए। इसलिए आज यह अपने आप जागृत हो गई। एक बार जब वह शर्तों को समझ जाती है तो लीसा आखिरकार देख पाती है कि वो कभी इस पर महारत क्यों हासिल नहीं कर पाई। मैंने सोचा था कि इस स्किल का कोई अद्भुत इस्तेमाल होगा, लेकिन लीसा जो कह रही है उसके आधार पर इसका मकसद सिर्फ मुझे अच्छी तरह से आराम करने में मदद करना है। लेकिन मुझे जल्दी ही इसमें एक विरोधाभास दिखता है। अगर ये सिर्फ इतना ही करती है तो लीसा पहले इतनी हैरान नहीं हुई होती। मैं उससे कहता हूँ कि वह जल्दी करे और मुझे रेस्ट के असली फायदे बताए, लेकिन उससे पहले वह सबसे पहले स्किल एवोल्यूशन की अवधारणा को समझाने का फैसला करती है। हमारे द्वारा हासिल की गई हर स्किल लगातार बार आ सकती है, बिल्कुल क्लास एडवांसमेंट्स की तरह। एक बार इवॉल्व होने के बाद स्किल की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मेरी हैंड टू हैंड कॉम्बैट, स्पीयरमैनशिप और रेस्ट अभी भी इवॉल्व हो सकती हैं, लेकिन मेरी फॉर्जिंग और बुचरी पहले ही अपने मैक्स पर पहुंच चुकी है। जहां तक स्टेल्थ की बात है, चूंकि ये अभी तक एक एक्टिव स्किल नहीं है, इसलिए ये फिलहाल इवॉल्व नहीं हो सकी। मेरी हैंड टू हैंड कॉम्बैट और स्पीयरमैनशिप के अभी तक इवॉल्व न होने की वजह यह है कि इसकी जरूरतें बेहद कठिन हैं। ये देखकर कि मैं अभी भी बारीकियों पर स्पष्ट नहीं हूँ, लीसा मुझसे इन्फो पैनल खोलने और चेक करने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही मैं वहां लिखी एवोल्यूशन रिक्वायरमेंट्स देखता हूँ, मैं पूरी तरह हैरान रह जाता हूँ। स्पीयरमैनशिप को इवॉल्व करना शॉर्ट टर्म में असंभव है। अब तक मैंने एक असली थर्ड टियर मॉन्स्टर भी नहीं देखा है। चौथे टियर के स्टोन को हासिल करना तो दूर की बात है। जहां तक रेस्ट स्किल की बात है, ये इवॉल्व होने के बाद ही सच में उपयोगी बनती है। फिलहाल ये बस नींद की रिकवरी को थोड़ा बढ़ाती है, लेकिन मैं अभी सिर्फ लेवल 28 पर हूँ और मैं अभी तक डिवाइन मैजिक का इस्तेमाल भी नहीं कर सका। अगर मेरी स्किल्स में सुधार नहीं हुआ तो आने वाली लड़ाइयां सिर्फ कठिन और कठिन होती जाएंगी। लीसा का मानना है कि मेरे धीरे धीरे लेवल अप होने की वजह शायद मेरी यूनिक क्लास है। अभी मेरे बाकी सभी लोगों से मजबूत होने की इकलौती वजह मार्शल आर्ट्स की 1000 साल की ट्रेनिंग है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, एक बार जब दूसरे इंसान क्लासेस एडवांस करेंगे और अपनी डिवाइन पावर को मजबूत करेंगे तो मैं जल्दी ही पीछे छूट जाऊंगा। हालांकि उसका मानना है कि अगर मैंने सच में डिवाइन पावर पर महारत हासिल कर ली तो मैं सभी को पीछे छोड़ते हुए गॉड्स के बराबर का मॉन्स्टर बन सकता हूँ। और लीसा को लगता है कि वह दिन ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वह जल्दी से अपने विचारों के सिलसिले को रोक देती है, क्योंकि अगर वह आगे बढ़ती रही तो मेरा वजूद खुद एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। लीसा द्वारा मुझे स्किल्स समझाने के 2 दिन बाद जैसे ही मैं उठता हूँ, मुझे टेबल पर नाश्ता सजा हुआ मिलता है। पता चलता है कि मम्मी मेरे लिए इसे बनाने दूसरी दुनिया से वापस आई थी। खत्म करने के बाद वह फिर से जल्दी में निकल गई। नाश्ते के दौरान मैं लीसा से पूछने लगता हूँ कि स्किल अपग्रेड की शर्तों को सच में कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि कुछ मॉन्स्टर्स जिनका मुझे शिकार करने की जरूरत है वे अर्थ पर मौजूद ही नहीं लगते। लीसा मुझसे चिंता न करने के लिए कहती है। एक बार जब डिवाइन पावर कुछ समय के लिए एक्टिवेट हो जाएगी तो वे मॉन्स्टर्स जो पहले कभी अर्थ पर नहीं थे धीरे धीरे दिखाई देने लगेंगे। डिवाइन पावर का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, वे जीव उतनी ही तेजी से आएंगे। तभी टीवी पर एक न्यूज रिपोर्ट अचानक लीसा और मेरा ध्यान खींचती है। स्क्रीन पर जाने पहचाने भवनों को देखकर लीसा और मैं उस जगह को तुरंत पहचान लेते हैं। ये वही जगह है जहां हमने 2 दिन पहले विशाल लेपर्ड से लड़ाई की थी। विशाल लेपर्ड का शव उनमें से एक प्लाजा में छोड़ दिया गया था, लेकिन जब कैमरा प्लाजा की तरफ घूमता है तो विशाल लेपर्ड का शरीर पूरी तरह से गायब होता है।
मैंने सोचा था कि उस दिन के लोगों ने इसे पूरा प्रोसेस कर लिया होगा, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद लीसा कहती है कि स्थिति इतनी आसान नहीं है। जैसा कि खबर में बताया गया है, जिस जगह लाश रखी थी वह जगह पूरी तरह से साफ सुथरी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो लोग पहले शिकार में शामिल हुए थे वे भी गायब हो चुके हैं। ये सुनकर लीसा और मैं पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। कई लोग अनुमान लगाते हैं कि डंजन इंसानों और मॉन्स्टर दोनों को निगल गया, लेकिन एक निर्माता के रूप में मैं जानता हूं कि यह काम डंजन का बिल्कुल नहीं हो सका। मैं जल्दी से एक और संभावना के बारे में सोचता हूँ। घटनास्थल पर जरूर कोई दूसरा मॉन्स्टर मौजूद रहा होगा। लीसा को पूरा यकीन है कि विशाल लेपर्ड सच में मर चुका है, क्योंकि मैंने उसका मॉन्स्टोन निकाल लिया था। इसलिए यह शिकार पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए था। फिर लीसा इकलौती बची हुई संभावना को सामने रखती है। पहले वाले मॉन्स्टर के पेट में एक कब रहा होगा। लीसा की बातों पर सोचने के बाद मुझे एहसास होता है कि यही सच हो सकता है, क्योंकि अभी टीवी पर भले ही वह सिर्फ 1 सेकंड के लिए चमका हो, फिर भी मैंने एक काले लेपर्ड की झलक देखी। ऐसा लगता है कि उसकी सबसे बड़ी काबिलियत स्टेल्थ है। इसी तरह उसने इतने सारे लोगों को बेवकूफ बनाया। इस बारे में सोचते हुए मैं अफसोस महसूस किए बिना नहीं रह सकता। अगर मैंने उस समय विशाल लेपर्ड को पूरी तरह से बटर कर दिया होता तो यह छुपा हुआ खतरा कभी पीछे नहीं छूटा। लेकिन लीसा के नजरिए से ये मेरी गलती नहीं है। इसकी मुख्य वजह वे लोग हैं जो मटेरियल्स के लिए लड़ रहे थे और समय पर शव को बुचर करने में नाकाम रहे। फिर भी लीसा के शब्द मुझे पूरी तरह से दोष मुक्त नहीं कर सके। मैं अभी भी बहुत ज्यादा लापरवाह था। मेरे उदास चेहरे को देखकर लीसा को अचानक लगता है कि उसने मुझे एक इंसान के रूप में सच में नहीं समझा है। और अब मुझे आखिरकार समझ में आता है कि उस समय लेपर्ड के साथ क्या हुआ था। उसका मरना तय था, इसलिए उसका संघर्ष सच में एवोल्यूशन के लिए नहीं था, वह अपने अंदर के कब को छुपाने के लिए था। मैंने शव को पूरी तरह से बुचर नहीं किया था। मैंने प्रतिभागियों के आखिरी आधे हिस्से को वहीं छोड़ दिया था। अब पीछे मुड़कर सोचने पर उस लेपर्ड के कूब ने छुपकर अंदर रहने के लिए अपनी स्टेल्थ स्किल का इस्तेमाल किया होगा और मेरे जाने के बाद लोग लूट के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ने लगे। तो माँ लेपर्ड का शरीर जरूर वहां काफी लंबे समय तक पड़ा रहा होगा। वो कूब शायद उसी दौरान पैदा हुआ था। लेकिन अब लिसा इससे भी बदतर संभावना के बारे में सोचती है। विशाल लेपर्ड को मारने में इतने सारे लोगों ने भाग लिया था। पैदा होते ही कूब लेपर्ड ने अपनी मां के शव को और साथ ही वहां मौजूद बहुत सारे लेवल 1 इंसानों को भी निगल लिया। उसकी बातें सुनकर मैं पूरे शरीर में कांपते हुए पूछता हूँ, क्या यह कब लेपर्ड सच में 3rd ईयर का हो सकता है? और लीसा मेरी बात पर मुहर लगा देती है। अपनी खास स्टेल्थ एबिलिटी के साथ कब लेपर्ड की ताकत यकीनन 3rd ईयर पर है। ये सुनकर मैं खामोश हो जाता हूँ और शोर मचाते टीवी को बंद कर देता हूँ। लीसा जानना चाहती है कि क्या मुझे इस मॉन्स्टर का सामना करने का भरोसा है। जाहिर है मुझे पूरा भरोसा है। अगर इसकी काबिलियत भी स्टेल्थ ही है तो जरूरी नहीं कि मैं इससे हार जाऊं। मेरे भरोसेमंद चेहरे को देखकर लीसा मुझे एक अच्छी खबर भी देती है। अगर इसकी स्टेल्थ असाधारण है तो इसका डिफेंस और अटैक तुलनात्मक रूप से कमजोर होगा। इसके अलावा चूंकि ये अभी पैदा ही हुआ था, इसलिए इसकी ताकत पिछले वाले लेपर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं कुछ नया गियर बनाने की तैयारी करता हूँ। मुझे इसे जल्दी पकड़ना होगा, वरना अगर ये डाउनटाउन पहुंच गया तो वहां फंसे इंसान गंभीर खतरे में पड़ीडीडीएच जाएंगे। लेकिन तभी मुझे अचानक याद आता है कि कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। विक्टोरिया, जो मुझे शक्तिशाली बफ्स दे सकती है। इसलिए मैं उससे संपर्क करने की तैयारी करता हूँ। मुझे अपने फोन से विक्टोरिया को कॉल करने वाला देकर लिसा मुझे याद दिलाती है कि ऐसा करने का मतलब अपनी आइडेंटिटी उजागर करना होगा। इसलिए मैं वर्कशॉप के पास एक फोन बूथ पर जाता हूँ और कार्ड पर लिखा नंबर डायल करने लगता हूँ। भले ही मैंने कहा था कि मैं उससे संपर्क नहीं करूंगा, लेकिन मौजूदा स्थिति अलग है। उसकी मदद से मेरे जीतने के मौके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस बीच दूसरी तरफ विक्टोरिया कॉल उठाती है, लेकिन सार्वजनिक फोन से कॉल आने की वजह से वह थोड़ी उलझन में पड़ जाती है। कॉल कनेक्ट होने पर वह मेरी आवाज नहीं पहचान पाती। कोई और रास्ता न होने पर मुझे उसे वह टाइटल देना पड़ता है जो उन लोगों ने मुझे पहले दिया था। ये सुनकर विक्टोरिया को आखिरकार एहसास होता है कि मैं कॉल कर रहा हूँ, मैं कोई फालतू बात नहीं करता। मैं तुरंत उसे मॉन्स्टर का शव गायब होने की असली वजह बताता हूँ। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विक्टोरिया तुरंत मेरी मदद के लिए आने को तैयार हो जाती है। मुझे जिसकी उम्मीद नहीं थी वह ये है कि वह कहती है कि वह मेरी मदद के लिए मिलिट्री से भी संपर्क करेगी। अब मदद पक्की होने के साथ इक्विपमेंट में कुछ बदलाव करने का समय है। वर्कशॉप में वापस आकर मैं विक्टोरिया से मिले बहुत सारे मटेरियल्स निकालता हूँ। मॉन्स्टर की स्टेल्थ एबिलिटी का मुकाबला करने के लिए मैं एक खास हथियार बनाना चाहता हूँ। लीसा इस बात से उलझन में है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब हथियारों की बात आती है तो मेरा आयरन स्पीयर काफी होना चाहिए, लेकिन मैं एक दूरी से फेंकने वाला हथियार, रेंज थ्रोइंग वेपन चाहता हूँ। सामने वाले की स्किल स्टेलथ है, भले ही वह मेरी स्टेलथ जितनी मजबूत ना हो। इस स्थिति में घात लगाकर हमला करना, एम्बुश, ही सबसे अच्छी रणनीति है। देखते ही देखते मैं माँ लियोपार्ड की हड्डियों को एक बोन हार्पून में बदल देता हूँ। एक सामान्य स्पीयर के उलट इसके शोल्डर बार्ब्स शिकार को एक ही जगह लॉक कर सकते हैं।
मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी जोड़ने वाला हूँ। भले ही हार्पून की पेनिट्रेशन कमाल की हो, लेकिन अगर इसके पीछे की रस्सी टूट गई तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं रस्सी के रूप में लेपर्ड हाइड का इस्तेमाल करने का फैसला करता हूँ। कुछ ही देर में मेरे इस बेहतरीन ढंग से बनाए गए हथियार को देखकर लीसा को तो ये भी शक होता है कि मैंने इस प्रक्रिया में डिवाइन मैजिक का इस्तेमाल किया है। ये सुनकर मैं मौके पर ही निशब्द रह जाता हूँ। अगर मैंने डिवाइन पावर पर महारत हासिल कर ली होती तो मुझे इस सब के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं होती। मैं सीधे जाकर मॉन्स्टर को बिना होश के पीट सकता था। आखिरकार कई घंटों बाद मेरी जरूरत की हर चीज पूरी हो जाती है। मुझे अपने ही बच्चे का शिकार करने के लिए माँ लेपर्ड की हड्डियों का इस्तेमाल करते देखकर लिसा को भी लगता है कि मैं सच में बहुत दुष्ट हूँ। लेकिन ये अभी भी काफी नहीं है, इसलिए मैं अपना हासिल किया हुआ हाई टियर मॉन्स्टोन बाहर निकालता हूँ। लिसा मुझे जल्दी से रोकने की कोशिश करती है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं एक अकेले हार्पून के लिए अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दूंगा, लेकिन मेरे नजरिए से संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने का यही मतलब है। अगर मैं कब लेपर्ड को नहीं मार सकता तो इस माना स्टोन को रखने का कोई फायदा नहीं होगा। जल्द ही माना स्टोन की ताकत से भरा हार्पून अपार ऊर्जा फैलाने लगता है। हार्पून अब 20% बढ़े हुए सभी एट्रीब्यूट्स के साथ हाई यूनिक ग्रेड पर पहुंच चुका है। इसका असर मेरी उम्मीद से 2 गुने से भी ज्यादा है। मुझे लगता है कि यह एक हाई टियर मॉनस्टोन की असली ताकत है। अपना सारा नया गियर पहनकर मैं विक्टोरिया से संपर्क करने के लिए फिर से फोन बूथ लौटता हूँ। वह पहले से ही प्लाजा की तरफ आ रही है। मैं उससे कहता हूँ कि तुरंत अंदर न घुसे। मॉन्स्टर के पास स्टेल्थ है, बिना सोचे समझे अंदर जाने से उस पर हमला हो सकता है। कब लेओपार्ड वहीं आसपास होना चाहिए जहां माँ लेओपार्ड मारी गई थी। ये बहुत हद तक अपनी माँ का बदला लेने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं विक्टोरिया को बहुत सावधान रहने की चेतावनी देता हूँ। आखिरकार उसने और मैंने ही माँ लेपर्ड को मारा था। ठीक तभी लिसा को आगे एक गाड़ी दिखाई देती है। उसके अंदर विक्टोरिया है, लेकिन वह अभी भी मेरी आइडेंटिटी नहीं जानती। गाड़ी चलाते हुए विक्टोरिया मुझसे मेरी योजना के बारे में पूछती है। मेरा प्लान उसे रोकने और उसकी स्टील्थ का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए हार्पून का उपयोग करना है, जिससे वह एक जिंदा निशाना बनकर रह जाए। इसके बाद मैं पहले घटनास्थल पर प्रवेश करूंगा। जल्द ही लीजा को महसूस होता है कि कब लेपर्ड पास ही है। ऐसा लगता है कि उसने अभी तक मेरे आने को नोटिस नहीं किया है, जिससे एम्बुश करना बहुत आसान हो जाता है। फिर मैं हार्पून के दूसरे छोर को जमीन में गहराई तक गाड़ देता हूँ। मुझे बस कब लेपर्ड के सीधे इसमें आने का इंतजार करना है। उसकी मौजूदगी लीसा या मेरी पकड़ से बिल्कुल नहीं बच सकती। आखिरकार कुछ समय बाद एक खौफनाक और बेचैन कर देने वाली मौजूदगी फैलने लगती है। अब ठीक मेरे बगल में होने के बावजूद कब लेपर्ड मेरी मौजूदगी को भांप नहीं पाया है। उसे अपनी स्टेल्थ पर पूरा भरोसा है। वह इस बात से अनजान है कि लीसा और मैंने उसे कसकर लॉक कर रखा है और स्टेल्थ मोड में मेरे पैसिव्स मुझे 10% का एक्स्ट्रा डैमेज बूस्ट देते हैं। अगले ही पल मैं अपनी पूरी ताकत से हार्पून फेंकता हूँ। तेज रफ्तार हार्पून जानलेवा इरादे के साथ सीधे कब लेपर्ड के शरीर के पार हो जाता है। अचानक हुए इस दर्द से लियोपार्ड दर्द से कराह उठता है।